हेलो एंड वेलकम बैक प्यारे बच्चों। आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर सब्जेक्टिव की एक वीडियो होनी चाहिए। तो मैं आज आपके लिए प्रो सेक्शन के पूरे 11 चैप्टर के सब्जेक्टिव की वीडियो डाल रहा हूँ। ये वीडियो शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में होगी। उस शॉर्ट नोट्स को करने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जगेगा। बहुत मैंने उसको कंसाइज वे में कराया है, बहुत शॉर्टकट में। और वहाँ पर ऐसा है कि आप लोगों ने अगर उस पूरी वीडियो को ढंग से देखा तो आप पाएंगे कि चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लेकर चैप्टर 11 ए मैरिज प्रपोजल तक मैंने जो शॉर्ट नोट्स बनाया है उसको ढंग से देखने के बाद ऑब्जेक्टिव तो आपका यूं ही सॉल्व हो जाएगा, लेकिन साथ में सब्जेक्टिव में जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। हाँ, मैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, इसलिए नहीं कर रहा कि एग्जाम में आपको लॉन्ग क्वेश्चन बनाना भी नहीं है। मेरी बात को गौर से सुनना। एग्जाम में यू डोंट हैव टू अटेम्प्ट लॉन्ग क्वेश्चन बिकॉज दैट इज ऑल्टरनेट, दैट इज ऑप्शनल। वेदर यू सॉल्व इट और नॉट, इट्स अप टू यू। और मैं चाहूंगा कि स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करो, लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करो, क्योंकि वो ऑप्शनल होता है, आप पर डिपेंड करता है आप बनाओ या ना बनाओ। तो बेहतर होगा कि ना बनाओ, शॉर्ट क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है और इस शॉर्ट नोट से आपके शॉर्ट क्वेश्चन का काम हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में, अगर मैं फ्री में इतनी सारी चीजें यूट्यूब पे दे सकता हूं तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि एप्लीकेशन पे क्या चीजें मैंने दी होंगी। और पिछले मैं बता दूं कि हर दिन हजारों बच्चे उस एग्जाम मंथन कोर्स से जुड़े रहे। आपको भी आना चाहिए, क्योंकि आप पीछे हैं, जिन्होंने ज्वाइन किया है उनके कमेंट्स को आप पढ़े जाने, फिर आपको समझ में आएगा कि एग्जाम मंथन है क्या। एक बार ऐप इंस्टॉल करके आप सिर्फ देख लें कि कितने बच्चे जुड़े हुए हैं, फिर आपको यकीन होगा। तो मैं चाहूंगा सारे बच्चे जाएं, जस्ट गो एंड ज्वाइन दिस कोर्स, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 90 मिनट का इंग्लिश का कोर्स नहीं मिलता, बल्कि 90 मिनट का हिंदी और उर्दू का कोर्स भी मिलता है। अब 2 पेपर के लिए सिर्फ 199 पे करना है, कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। साथ ही कोई प्रॉब्लम हो इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करिए। चलिए अब इस सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। बीच में कोई ऐड नहीं, कंप्लीट मस्ती में आप लोग इसको पढ़िए। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी एक बार शेयर कर दीजिए। देखो, प्रोज सेक्शन के बारे में सबको मालूम है, ये मैंने शॉर्ट नोट्स फॉर एग्जाम बना रखा है। शॉर्ट नोट्स फॉर एग्जाम स्टार्ट करते हैं। आपको मालूम है कि प्रोज में टोटल 11 चैप्टर हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लेकर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हमारा पहला चैप्टर है। हम शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम राइटर के बारे में पढ़ते हैं। हमारे राइटर का नाम क्या है? महात्मा गांधी। ये तुम लोग रिवाइज कर रहे हो, मैं एक बार में आज की इस क्लास में पूरे 21 चैप्टर को रिवाइज करवा रहा हूँ। 21 को, 11 प्रोज 10 पोइट्री। इनकी नेशनैलिटी क्या है कि ये भारत के रहने वाले थे। प्यार से हम लोग इन्हें क्या कहते हैं? बापू या फादर ऑफ नेशन। पैदा कब हुए? 2 अक्टूबर 1869 को। डेथ कब हुई? 30 जनवरी 1948 को। रोट फॉर यानी उन्होंने क्या लिखा या वो किससे जुड़े हुए थे? तो वो यंग इंडिया से जुड़े हुए थे। ये आज हम तैयारी कर रहे हैं, आज तुम्हारा टेस्ट मैं नहीं ले रहा हूं, मैं पूरे चैप्टर को तुम्हारे रिवाइज करवा रहा हूं, पूरे 21 चैप्टर को। उनकी पैदाइश कब हुई? 2 अक्टूबर 1869 को। डेथ कब हुई? 30 जनवरी 1948 को। उन्होंने किस पत्रिका के लिए लिखा या वो किससे एसोसिएटेड थे, जुड़े हुए थे? यंग इंडिया से। यंग इंडिया एक पत्रिका का नाम है। फेमस वेपन, गांधी जी का जो मुख्य हथियार है वो क्या था? तो वो ट्रूथ था और नॉन वायलेंस था। अच्छा, उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था? तो उनकी ऑटोबायोग्राफी थी माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। आगे चलो, अगर हम चैप्टर की बात करेंगे तो आपने राइटर के बारे में पढ़ा। अब आप पढ़ रहे हैं चैप्टर के बारे में। आपके चैप्टर का नाम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। टाइप क्या है? तो सबको मालूम है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक एस्से है। और ये कहां से लिया गया है? ये एक्सट्रैक्ट किससे है? तो ये माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ नाम की जो आत्मकथा है गांधी जी की, ये उससे लिया गया चैप्टर है। अब हम बात करते हैं थीम की, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का थीम क्या है। तो थीम ये है कि गांधी जी ने वहां भारतीय और पश्चिमी सभ्यता की तुलना की है।
दिस इज एन एसे, ये एक लेख है वेयर जहां महात्मा गांधी हैज कंपेयर्ड, महात्मा गांधी ने तुलना किया है इंडियन सिविलाइजेशन टू द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता का पश्चिमी सभ्यता के साथ। एंड इवेंचुअली, और आखिरकार, ही हैज सजेस्टेड, उन्होंने ये मशवरा दिया है, वी इंडियन, हम भारतीयों को, टू शन इट, शन कहते हैं बेटा दूर रहने को, कि इससे दूर रहो एट ऑल कॉस्ट, हर कीमत पर, हर कीमत पर, हर कीमत पर। आगे चलो, इंपॉर्टेंट नोट्स की बात करते हैं। द सिविलाइजेशन दैट इंडिया हैज इवॉल्व्ड, वो सभ्यता जो भारत ने विकसित की है, इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, वो दुनिया में कहीं भी मात खाने वाली नहीं है। ये लाइन आपको एग्जाम में आएगी। अब मैं आपको बता रहा हूं वो लाइंस जो एग्जाम में आती हैं, पूछी जाती हैं, और साथ ही इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व होगा। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाली लाइंस भी, और साथ ही जहां पे पूछा जाता है बताओ कि ये कौन से चैप्टर से है, तो द सिविलाइजेशन दैट इंडिया इज इवॉल्व इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, ये पहली लाइन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की। एग्जाम में लाइन देगा, पूछेगा बताओ कौन से चैप्टर से, बोलना इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। वन मोर थिंग, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि जगह खाली छोड़ दी जाती है चार ऑप्शंस रहते हैं कि अब भरो तुम, तो ठीक है, द डॉट डॉट यहां पे दे देगा तो तुमको सिविलाइजेशन भरना है, ठीक है। आगे चलो, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, भारत अटल है, एंड दैट इज हर ग्लोरी, और ये इसकी खूबसूरती है। तो इंडिया रिमेन्स, खाली जगह आएगा तो इमूवेबल भर देना, यहां आएगा इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर, ऑप्शन में ग्लोरी आएगा, कहीं पे टिक कर देना। आगे बढ़ते हैं, कौन सी चीज है ये बार बार पूछा गया एग्जाम में, ये बहुत वीवीआई है। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट, पॉइंट आउट मतलब बताता है, द पाथ ऑफ ड्यूटी यानी फर्ज का रास्ता, कर्तव्य का मार्ग। सभ्यता चरित्र का वो पहलू है, दैट मोड ऑफ कंडक्ट है जो बताता है, जो पॉइंट आउट करता है इंसान को उसके फर्ज का रास्ता, कर्तव्य का रास्ता। आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका द गुजराती इक्विवेलेंट। अगर बात करोगे गुजराती में क्या मतलब है सिविलाइजेशन का, तो ये है गुड कंडक्ट यानी अच्छा चरित्र। बहुत जबरदस्त क्लास करा रहा हूं मैं, जिसको इसकी कीमत का अंदाजा है मजा आ गया होगा उसको, और जिसको इसका अंदाजा नहीं है उसको जो लगे पूरे 21 चैप्टर की क्लास एक बार में। द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, ये जो माइंड है ना इंसान का, वो एक बेआराम परिंदा है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना पाता है उतना ही चाहता है, एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर भी असंतुष्ट रहता है। वो गालिब ने कहा है ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां मगर फिर भी कम निकले। इट वॉज नॉट, ऐसा नहीं था, दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, ऐसा नहीं था कि हमें नहीं आ रहा था कि हमें मशीनरी कैसे इन्वेंट करनी है। बट आवर फोरफादर्स न्यू दैट, हमारे पूर्वजों को ये पता था। इफ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, कि अगर हम अपने मतलब मन को इन चीजों के पीछे ले जाएंगे, वी वुड बिकम स्लेव्स, तो हम गुलाम बन जाएंगे। आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज थे, वर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, वो छोटे छोटे गांव से संतुष्ट थे। दे एंजॉयड ट्रू होम रूल, उन्होंने ट्रू होम रूल को एंजॉय किया। आगे बढ़ते हैं, द टेंडेंसी ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन, जो टेंडेंसी है, जो प्रवृत्ति है भारतीय सभ्यता की, वो है टू एलिवेट द मोरल बीइंग, वो नैतिकता का उत्थान करना, ये मकसद है भारतीय सभ्यता का। दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन टू प्रोपैगेट इमोरलिटी, प्रोपैगेट का मतलब होता है बेटा बढ़ावा देना, जबकि पश्चिमी सभ्यता का जो मकसद है वो ये है अनैतिकता को बढ़ावा देना। आगे चलो, इंडिया शुड क्लिंग टू द इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीयों को भारतीय सभ्यता से ऐसे चिपकना चाहिए, क्लिंग बोलते हैं चिपकना को, एज चाइल्ड क्लिंग्स टू हर मदर्स ब्रेस्ट, जैसे कि एक बच्चा अपनी मां की छाती से चिपका होता है। गांधी जी हैज लर्न्ड वन लेसन फ्रॉम इट, गांधी जी ने सिर्फ एक लेसन सीखा है इससे, एंड दैट इज दैट वी मस्ट शन इट एट ऑल कॉस्ट, और वो ये है कि हमें इससे दूर रहना चाहिए। आगे, इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप करता है किस चीज को, मोरालिटी को, नैतिकता को, जबकि पश्चिमी सभ्यता पूजा करती है मटेरियलिटी की, यानी भौतिकता की, वस्तुओं की। आगे,
ये लाइन बहुत एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। द डिस्टिंग्विशिंग का मतलब है विशेष, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है खूबी। आधुनिक सभ्यता की जो विशेष खूबी है वो ये है, इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, यानी इंसानी ख्वाहिश को तुम खूब गुना करते हुए चले जाओ। एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू ग्रीस, जो एटिक सिविलाइजेशन है वो ग्रीस से बिलोंग करती है। आर सिविलाइजेशन, आर कल्चर, आर स्वराज डिपेंड्स नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आर वांट्स, सेल्फ इंडल्जेंस, बट अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स एंड सेल्फ डिनायल। कहने का मतलब ये है कि हमारी सभ्यता, हमारा कल्चर, संस्कृति, हमारा स्वराज सिर्फ हमारी ख्वाहिशों को गुना करने में, बढ़ाने में नहीं है, बल्कि उसको घटाने में है ना, उसको रिस्ट्रिक्ट करने में है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो पश्चिमी सभ्यता है, विल रीन इंडिया, रीन का मतलब है बर्बाद कर देना, भारतीयों को बर्बाद कर देगी। इफ वी एंडेवर, मतलब एंडेवर का मतलब होता है कोशिश करना, अगर हम कोशिश करें टू कॉपी इट, इसको कॉपी करने की, है ना। आगे चलो, द गोल्डन फ्लीस, गोल्डन, भारत इज माई होम, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। द गोल्डन फ्लीस, अगर ये वर्ड आए कि इसका क्या मतलब है, तो ये एक बहुत डिफिकल्ट चीज होती है इसका मिलना, है ना। इसका मतलब ऐसे होता है सुनहरा रोआ, भेड़ा से जुड़ी हुई कहानी है ये ग्रीस की, बट उतने डिटेल में अभी मत जाओ, बस ये जानो गोल्डन फ्लीस मतलब ए वेरी डिफिकल्ट थिंग टू फाइंड। We should spend our life on the motto of a Western philosopher, means plain living and high thinking. हमें जो अपने जीवन को गुजारना है, स्पेंड करना है, वो इसी के मकसद पे, किसके मकसद पे, तो जो एक पश्चिमी फिलोसफर हैं, दार्शनिक हैं, जिनका दर्शन था प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी सादा जीवन, उच्च विचार। भारत इज माई होम, भारत इज माई होम, ये तुम्हारा दूसरा चैप्टर है। अब देखो हम पहले कहां पढ़ा रहे, तुमको अबाउट स्पीकर पढ़ा दे रहे हैं, राइटर के बारे में, फिर अबाउट चैप्टर, फिर थीम ऑफ द चैप्टर, फिर इंपॉर्टेंट नोट्स। आप समझे? चलो खाली जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो। नेम, पहले नाम देखो बंदे का, डॉक्टर जाकिर हुसैन नाम है, ठीक है। भाई साहब थे कहाँ के? इंडिया के। कहां से बिलोंग करते हैं? हैदराबाद से। थर्ड प्रेसिडेंट थे भारत के, तीसरे राष्ट्रपति। पैदा कब हुए? 1897 में। डेथ कब हुई? 1969 में। भारत रत्न कब मिला बंदे को? 1963 में। आगे चलो नेक्स्ट। और उन्होंने शपथ लिया राष्ट्रपति के रूप में कब? तो 1967 में। उनकी जो अवधि, अच्छा आप लोग सुने होंगे ना, ही ऑल्सो सर्व्ड एज गवर्नर ऑफ बिहार, उन्होंने बिहार के गवर्नर के रूप में भी सेवा दिया है। तो बिहार के गवर्नर के रूप में कब से कब तक रहे, देख रहे हो? 1957 से 62 तक। हम तुमको आज टॉपर्स कोर्स का कंटेंट पढ़ा रहे हैं, जो हम अपने ऐप पे हर एक चैप्टर का दिए हुए हैं बच्चे सबको। नए साल के बच्चों को बता देना बेटा इसे पढ़ाई होता है वहां, उसी शर्त पे ही पूरा पढ़वा देंगे तुम्हारा 21 के 21 चैप्टर तक। अभी पूरी फाइल हम तुमको पढ़ाने वाले हैं। अभी हम ले लिए हैं वो टॉपर्स की जो फाइल है। गवर्नर ऑफ बिहार 1957 से 62 तक थे वो, और उपराष्ट्रपति फिर वो 62 से 67 तक थे, और उसके बाद राष्ट्रपति फिर वो 67 से 69 तक बने। देख रहे हो, ये होता है टॉपर्स कोर्स। चलो खूब रिसर्च के साथ पढ़ाया जाता है। हमने तो अंग्रेजी का वो काम कर दिया है ना बिहार बोर्ड वालों के लिए, जो जब तक ये सिलेबस रहेगा, है ना, तब तक ओके इंग्लिश एकेडमी के टॉपर्स को उसका नाम रहेगा। पहुंच जाओ, अंग्रेजी में 200 में 190 नंबर नहीं आया, जो शुरू में ज्वाइन कर लिया बच्चा, तो फिर उससे कम क्या आएगा, तो तुम्हारी गलती। भारत इज माई होम चैप्टर का नाम। और अब ये तो उधर हम राइटर के बारे में पढ़े, अब हम चैप्टर की बात करते हैं। नाम भारत इज माई होम। टाइप स्पीच, टेकन फ्रॉम या एक्सट्रैक्ट ऑफ, कहां से लिया गया ये टुकड़ा, उद्धरण। तो ये स्पीच जो डिलीवर किया था जाकिर हुसैन ने जब उन्होंने शपथ ली थी राष्ट्रपति के रूप में, ये वहां का एक्सट्रैक्ट है। आगे चलो, थीम ऑफ द चैप्टर, इसका थीम क्या है, विषय वस्तु क्या है इसकी, इसमें राइटर कौन सी बात कर रहा है। तो दिस इज द स्पीच डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये वो स्पीच है जिसको डॉक्टर जाकिर हुसैन ने डिलीवर किया था व्हाइल टेकिंग ओथ एज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब उन्होंने भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया था 1967 में। तब इन दिस स्पीच, इस स्पीच में ही हैज प्लेज्ड टू प्रोटेक्ट इंडियन कल्चर एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज प्रॉमिस्ड टू कैरी आउट इट्स ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द कंट्री एंड इट्स लॉयल्टी।
मतलब कि इस स्पीच में उन्होंने शपथ लिया है कि वो रक्षा करेंगे भारतीय संस्कृति और संविधान की, और उन्होंने ये वादा किया है कि वो क्या बोलते हैं, निर्वहन करेंगे अपनी जो जिम्मेदारियां हैं देश के प्रति, और साथ ही अपनी वफादारी का भी। इंपॉर्टेंट नोट्स, अगर हम इंपॉर्टेंट नोट्स की बात करें तो पहली लाइन है दैट आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट माय पीपल हैव प्लेस्ड इन मी बाय इलेक्टिंग मी ऑन द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द लैंड। ठीक है, मतलब कि मैं इस बात के लिए अभिभूत हूं, यानी मगलूब हो गया हूं, मेरे पास शब्द नहीं, जो यहाँ के लोगों ने मुझ पर उपकार किया है, मुझे इस धरती का सर्वोच्च पद देकर। ओवरवेल्म्ड उसी को कहते हैं, अभिभूत हो जाना। डॉक्टर राधा कृष्णन brought to the presidency a mental equipment। डॉक्टर राधा कृष्णन ने प्रेसिडेंसी यानी राष्ट्रपति का जो पद है उसको क्या दिया, एक मानसिक मजबूती दी उस मंत्रालय को, मतलब उस एक सिस्टम को, ए डिग्री ऑफ एरुडिशन, ज्ञान दिया, एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और अनुभव का धन दिया। He has never lost his faith in his essential humanity। बार बार देखोगे ये लाइन पूछी जाती है एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, VVI लाइन। तुम लोगों ने कितनी बार ये क्वेश्चन बनाया होगा, हिंदी मीनिंग भी लिख दिया है। उन्होंने कभी नहीं खोया अपना विश्वास, किस चीज में, इसेंशियल ह्यूमैनिटी यानी आवश्यक मानवता में। आगे नीचे वाली लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है ये लाइन, ही नेवर सीज्ड, सीज का मतलब होता है रुकना, टू स्टॉप, वो कभी नहीं रुके, टू चैंपियन, चैंपियन का मतलब वो ब्रेवो इज अ चैंपियन और वो इज अ गेल इज अ चैंपियन, वो वाला चैंपियन नहीं, यहाँ चैंपियन का मतलब है समर्थन करना। He never ceased to champion, the right of all men to live in dignity। मतलब वो इस बात का समर्थन करने से कभी नहीं रुके कि हर आदमी का हक है कि वो गरिमा यानी इज्जत की जिंदगी गुजारे। डॉक्टर जाकिर हुसैन एश्योर का मतलब होता है यकीन दिलाना, that he enters the presidency office in the spirit of prayerful humility। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि वो एंटर किए राष्ट्रपति का जो ऑफिस है ना उसमें, भाई एक इस भावना के साथ, कैसी भावना, प्रार्थनापूर्ण विनम्रता, बिल्कुल हम्बल होकर के, एंड टोटल डेडिकेशन, और पूरी तरह से समर्पण की भावना के साथ कि मैं अपने आप को देश के लिए न्यौछावर कर दूंगा। इन द वर्ड्स ऑफ जाकिर हुसैन के शब्दों में, इंडिया इज द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल, कि भारत पुराने लोगों का युवा देश है, यंग स्टेट है। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टेटिक, और वो ये भी कहते हैं कि जो पास्ट है ना, जो हमारा अतीत है, वो ना तो मरा हुआ है ना तो ठहरा हुआ है, इट इज अलाइव, ये जीवित है, एंड डायनामिक, और ये गतिशील है। देखो यहाँ प्राइम इंस्ट्रूमेंट का मतलब बेटा मुख्य हथियार, और नेशनल पर्पस बोलते हैं, राष्ट्रीय उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो मुख्य हथियार है वो शिक्षा है। किनकी नजर में, तो जाकिर हुसैन की नजर में। आगे बढ़ते हैं। ही प्लेजेस टू वर्क, वो शपथ लेते हैं कि वो काम करेंगे, फॉर द स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, भारत के स्ट्रेंथ यानी भारत की मजबूती के लिए और तरक्की के लिए, विदाउट डिस्टिंक्शन, बेटा डिस्टिंक्शन बोलते हैं भेदभाव को, बिना भेदभाव के, और वो कहते हैं कि ये भेदभाव ना तो मैं कास्ट यानी जाति का करूंगा, कलर ना तो रंग का करूंगा, क्रीड और ना ही पंथ का करूंगा। आगे चलो, सबका सम्मान होना चाहिए। जाकिर हुसैन एडमिट्स, जाकिर हुसैन इस बात को कबूल करते हैं, दैट होल ऑफ भारत इज माई होम, कि पूरा भारत उनका घर है, एंड इट्स पीपल हिज फैमिली, और यहाँ के लोग उनके परिवार। आगे बढ़ते हैं। द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ वॉक एंड मोर वॉक, और अभी जो हालात है वो हमसे काम और सिर्फ काम मांग रहे हैं। अच्छा, मैं दो शब्द सुनना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू लिसन फ्यू वर्ड्स अबाउट, किस चीज के बारे में पता है? वो ऑडियो समरी जो तुम लोग सुन रहे हो ना, इंग्लिश में और हिंदी की भी सुना होगा तुम लोगों ने। अंदाजा था कि बंदे की हिंदी भी ऐसी हो सकती है, वो डीप वॉइस और वो जो सूदिंग म्यूजिक। तुम लोगों को ऑडियो समरी कैसी लगी? हर एक चैप्टर की मिलेगी बेटा, यू विल गेट द ऑडियो समरी ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू एज वेल, फॉर ऑल द 3 लैंग्वेजेस, बट इन एग्जाम मंथन। और एग्जाम मंथन में तो पहुंच जाओ, ऐसे भी पहुंच जाओ। डॉक्टर हुसैन मीन जाकिर हुसैन सीज देखते हैं 2 एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, काम के 2 पहलुओं को।
पहला पहलू कौन सा है, इंडिविजुअल, और दूसरा इंडिविजुअल एंड द वर्क फॉर इंडिविजुअल एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड। एक तो अपने खुद के लिए और एक हमारे आसपास जो समाज है उसके लिए। अच्छा, ये कौन कहते हैं कि पावर जो है ना, शक्ति, उसका इस्तेमाल नैतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए होना चाहिए, मतलब मोरल पर्पस को फुलफिल करने के लिए होना चाहिए। चलो यहाँ नेम मनोहर मालगांवकर, नेशनैलिटी इंडिया, और हम तो शौक से बोलते हैं आओ तुम कौन सी जबान में आ रहे हो बेटा, इंग्लिश में आ रहे हो, हिंदी में आ रहे हो, उर्दू में आ रहे हो, और तुम किस स्टेट के हो, जस्ट कम, स्वागत कराओ ओके इंग्लिश एकेडमी पे। मनोहर मालगांवकर की नेशनैलिटी यानी उनकी राष्ट्रीयता भारत की है। ही वॉज अ ग्रेट शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड अ नॉवेलिस्ट। और क्या थे वो, एक महान शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी लघु कहानी लेखक और एक उपन्यासकार। उर्दू में बताए अफसाना निगार, मुख्तसर अफसाना निगार, वैसे शॉर्ट स्टोरी को मुख्तसर अफसाना कहते हैं, और नावल निगार थे। आगे 1913 में पैदा हुए और टपके कब, 2010 में। आगे बढ़ते हैं, अगर किताबों की बात करेंगे उनके, तो उनकी किताबें हैं बॉम्बे बिवेयर, बहुत फेमस बुक है, द प्रिंसेस उनकी किताब है, ए बेंड इन द गैंगेस उनकी किताब है, डिस्टेंट ड्रम उनकी किताब है। जहां पे किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी हमने वो नहीं बताया, जहां पे किताब बताने की जरूरत नहीं पड़ी। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको भारत इज माई होम में किसी किताब का नहीं बताया, है ना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में किसी किताब का नहीं बताया। आगे बढ़ो भाई, अब हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट चैप्टर नाउ। अबाउट चैप्टर, ये क्या है, ए पिंच ऑफ स्नफ है। टाइप क्या है, तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है। अच्छा बताओ, ये कहानी है तो इसमें कैरेक्टर्स होंगे, और मेन कैरेक्टर कौन है, नानू काका है। बाकी कैरेक्टर्स की अगर बात करो तो नरेटर है यानी राइटर खुद है जो इस कहानी को नरेट कर रहा है। उसके बाद रति राम है सोहनलाल का बेटा, फिर सोहनलाल है जो पार्टी बॉस है दिल्ली में, फिर है हजरत बरकत अली जो एम्बेसडर है, फिर है कल्याण मंत्री जो अपने बेटी का टांका भिड़ाता है, किससे, उससे, सोहनलाल के बिट्टा से, बट मामला नहीं बनता। थीम ऑफ द चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ, ये जो शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम ए पिंच ऑफ स्नफ है, टेकन फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इंडियन इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। ये किस किताब से ली गई है, ये देख लो, ये जिस किताब से ली गई उस किताब का नाम है कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, जो भरी हुई है किस चीज से, मजे से और जोखिम से। इस कहानी में एक कैरेक्टर है नानू काका जो कुछ मंत्रियों से मिलना चाहता है और फाइनली अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। ये इस कहानी का थीम है। अब बताओ, पूरी कहानी यही है ना, ये इसकी विषय वस्तु है। फिर इंपॉर्टेंट नोट्स की हम बात करते हैं। ये बिल्कुल इस वे में मैं पूरे रेनबो को आज करा देने वाला हूं, डोंट वरी। नानू काका इज कमिंग टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर। कौन है जो दिल्ली आ रहे हैं कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए, तो नानू काका हैं। द नरेटर गोज टू पिक हिम, और उनको रिसीव करने कौन जाता है, तो नरेटर जाते हैं। नानू काका अपने साथ क्या लाते हैं, तो किटन लाते हैं यानी बिल्ली का बच्चा लाते हैं। नरेटर जो है वो क्या है, तो वो एक अंडर सेक्रेटरी है। अंडर सेक्रेटरी हिंदी में अवर सचिव बोलते हैं या उप सचिव बोलते हैं। और किस चीज पे हैं, तो वो प्रोबेशन पीरियड पर हैं, मतलब अभी उनकी ट्रेनिंग चल रही है। सेक्रेटरी कौन लोग हैं जो अपने आप को भगवान से एक कदम ऊपर समझते हैं, तो ये सेक्रेटरी लोग हैं। और नेता लोग अपने आप को भगवान से कितने कदम ऊपर समझते हैं, तो 2 स्टेप्स ऊपर समझते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। द नेक्स्ट डे अगले दिन नरेटर कहां जाते हैं, नानू काका से मिलने। नरेटर कहां ले जाता है नानू काका को एक दिन, तो नॉर्थ ब्लॉक में ले जाता है। याद रखोगे, मंत्रियों से मिलाने के लिए कहां ले जाता है नरेटर नानू काका को, नॉर्थ ब्लॉक। लेकिन वहां वो उससे मुलाकात नहीं कर पाते हैं। और रिटर्निंग पे क्या होता है, तो रिटर्निंग पे रति राम नाम का लड़का मिलता है जो सोहनलाल का बेटा है और जो सेम मिनिस्ट्री में काम करता है राइटर की। अच्छा, उसके बाद फिर वो कहां जाते हैं, तो उसके बाद वो सोहनलाल से मिलने जाते हैं। सोहनलाल से किस भेष में जाते हैं मिलने, जमींदार के भेष में मिलने जाते हैं। और उसको क्या करते हैं, तो डॉज करते हैं, मतलब झांसा देते हैं। किस चीज का, कि वो बरकत अली के दोस्त हैं। आगे चलो, सोहनलाल क्या हो जाता है, इंप्रेस हो जाता है किससे, नानू काका से, और उनको बता देता है कि उसने अपने बेटे का रिश्ता किससे किया था, कल्याण मंत्री की बेटी से तय किया था। लेकिन कल्याण मंत्री ने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। आगे चलो,
फिर आगे नानू काका के दिमाग में प्लान बनता है। अब वो किससे मिलना चाह रहे हैं? कल्याण मंत्री से मिलने गए। गीज, गीज समझते हो? GUISE, गीज का मतलब है भेष में, बहरूपिया बन गए। किस रूप में गए? तो एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी के रूप में। कहां के ज्योतिषी के रूप में? तो निनौर के महाराजा के ज्योतिषी के रूप में। आगे चलो, लेकिन वो रिटर्न होते हैं उनसे बिना मुलाकात किए हुए और लिख देते हैं वहां नैरेटर के एड्रेस, नैरेटर का एड्रेस लिख देते हैं। किस पर? विजिटर बुक पर, कल्याण मंत्री के यहाँ। और जैसे ही कल्याण मंत्री उस एड्रेस को देखता है तो वो खुद मिलने आता है नानू काका से। नानू काका का मिशन पूरा हो जाता है और एक दिन ठहर कर वो फिर अपने नेटिव प्लेस महाराष्ट्र चले जाते हैं। बताओ पूरी कहानी यही है या नहीं है? आगे आई हैव अ ड्रीम की बात करते हैं। स्पीकर कौन है भाई बताओ? नेम मार्टिन लूथर किंग जूनियर लगा दोगे, क्योंकि मार्टिन लूथर नाम का एक बंदा 13वीं 14वीं सदी में पहले ही पैदा होकर मर चुका है। नेशनैलिटी कहाँ है? अमेरिकन है। क्या कहलाते हैं? ब्लैक गांधी। पैदा कब हुए? 15 जनवरी 1929। मरे कब? मरे नहीं बल्कि इनको मार दिया गया 4 अप्रैल 1968 को। एसेसिनेट, ये शेक्सपियरियन वर्ड है, खैर वो सब मत जानो। एक्चुअली शेक्सपियर इतना बड़ा स्कॉलर था अंग्रेजी का कि वो बंदा लिखने को बैठता था और उसको लगता था कि मैं ये जो लिख रहा हूं तो फला मतलब एक सिचुएशन ऐसी होती थी कि उसको उसका वर्ड नहीं मिलता था, तो बंदा अपने से वर्ड क्रिएट कर लेता था। तो उसी दिन से इंग्लिश में वो वर्ड यूज होने लगा। अगर शेक्सपियरियन वर्ड खोजोगे गूगल पे तो बहुत सारा वर्ड मिल जाएगा, उसी में से एक वर्ड ये भी है। शेक्सपियर का अपना दिया गया वर्ड है इंग्लिश को। एसेसिनेशन कहते हैं छुपकर कत्ल करने को, जैसे होता है ना शूट, गोली मार देना। वो स्लॉट, इसे किसी धारदार चीज से मारना। किल, जान से ही मार देना। हिट, छू के मारना, मतलब तो ये सब। चलो आगे चलते हैं। बीट, यूं ही पीटना, तो बहुत सारा है। उसी में एसेसिनेट है छिपकर कत्ल करना। फेमस फॉर, किस चीज के लिए फेमस थे? तो फाइटिंग फॉर द राइट्स, राइट्स बोलते हैं अधिकार को, निग्रोज के अधिकार के लिए। उन्होंने जीता क्या? तो नोबेल प्राइज 1964 में शांति के लिए, पीस के लिए। अब देखो यहां पर दो गलती है। NOBLE की स्पेलिंग NOBEL होगा एक्चुअली, और जो पीस है ना, इस पीस का मतलब टुकड़ा होता है बेटा। एक्चुअली यहाँ पे शांति की बात है, पीस के लिए। और अब और आगे अगर नॉलेज लेना चाहोगे तो बता दूं, ये जो नोबेल प्राइज है ना बेटा, 6 फील्ड में मिलता है। किस किस चीज में? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, ये 3 चीज में मिलता है। उसके बाद मिलता है लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स। किसमें? लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स। भारत में सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए मिला था। और अगर और बात करोगे, एक इंडियन है VS नैपॉल को लिटरेचर के लिए मिला था 2001 में, जिस किताब के लिए वो है ए हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास। सबसे पहले इकोनॉमिक्स के लिए 1969 में टिनबर्गन और रैगनर फिशर को मिला था शायद, वो 1969 में। पहले 4 ही। अच्छा, मैथ्स में कहा जाता है, काहे नहीं दिया गया? तो चिट्टेबाजी में जो क्या बोलते हैं नोबेल प्राइज विनर थे ना, उनकी वाइफ को, सॉरी, जिनके नाम पे नोबेल प्राइज दिया जाता है ना, शायद उनकी वाइफ को मैथ्स टीचर कोई भगा के ले गया था, इसीलिए। हो सकता है मैं मजाक कर रहा हूँ। बुक्स बाय हिम, स्ट्रेंथ टू लव। एक्चुअली क्लास में मेरे किसी बच्चे ने सवाल किया था ऐसा, तो मैं उसको ऐसे ही जवाब दे दिया कि सर ये बताइए कि मैथ्स वालों को क्यों नहीं मिलता है, तो यही जवाब था मेरा। स्ट्रेंथ टू लव, स्ट्राइड टुवर्ड्स फ्रीडम, व्हाई वी कांट वेट, ये किताबें लिखी हुई हैं इस बंदे की। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। अबाउट चैप्टर, चैप्टर की हम बात करते हैं अब। नाम है आई हैव अ ड्रीम, और यह है क्या? तो स्पीच है। डिलीवर किसने किया? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने डिलीवर किया। डिलीवर कहाँ किया? तो लिंकन मेमोरियल हॉल में किया। नोट्स कैसे बनाया है तुम लोगों के लिए, जरा इस पे ध्यान देना। डिलीवर कब किया? तो 28 अगस्त 1963 में। आगे चलो, ये थीम की अगर बात करो तो आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है जिसको डिलीवर किया था अमेरिकन सिविल राइट्स एक्टिविस्ट मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, जो लिंकन मेमोरियल हॉल में दिया था उन्होंने। घेटोज के आजादी के लिए, उनकी नौकरी के लिए, उनके स्टेटस के लिए। कब? 28 अगस्त 1963 को, जिसमें उन्होंने सिविल और इकोनॉमिक अधिकार की बात की और रेसिज्म को एंड करने की बात की। रेसिज्म जानते हो ना, ये जो नस्लवाद है उसको। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट नोट की बात करते हैं। सबसे पहले अब्राहम लिंकन ने, जैसे 1963 में इन्होंने भाषण दिया ना, तो इन्होंने दिया रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, नस्लीय भेदभाव के खिलाफ। लेकिन इनसे 100 साल पहले 1863 में अब्राहम लिंकन ने डिलीवर किया था एक फेमस स्पीच स्लेवरी यानी गुलामी के बारे में। आगे चलते हैं, गुलामी के खिलाफ कौन है जो अभी तक सिग्रीगेशन फेस कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं?
मतलब सिग्रीगेशन बोलते हैं अलगाववाद, है ना, अलगाव। और डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं बेटा ये हम भेदभाव को बोलते हैं। तो कौन है जो इसको फेस कर रहे हैं? तो निग्रो लोग हैं जो इसको फेस कर रहे हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव को बोलते हैं। आगे चलो, लेट्स गो अहेड। दे आर ऑल्सो कंसीडर्ड, अच्छा उनको क्या समझा जाता है? तो उनको बैड चेक समझा जाता है। चेक की स्पेलिंग होगी CHEQUE। विद इनसफिशिएंट फंड, जिसके लिए सफिशिएंट फंड नहीं है अमेरिका में। अच्छा, निग्रोस की कंडीशन कैसी है? खाली जगह में आए अपेलिंग भर देना, APPALING। आगे बढ़ते हैं। मार्टिन लूथर डज नॉट वांट अ वायलेंट स्ट्रगल। कैसा संघर्ष नहीं चाहते? तो उग्र संघर्ष नहीं चाहते। He wants to get equality and freedom। वो चाहते हैं कि सबको बराबरी मिले, आजादी का हक मिले, on high plane of dignity, और वो भी गरिमा के उच्चतम आदर्श पर। He wants to march ahead। वो आगे बढ़ना चाहते हैं। मार्च का मतलब वो फरवरी के बाद और अप्रैल से पहले मत समझ लेना। मार्च मतलब होता है बेटा आगे बढ़ना, ठीक है। वो आगे बढ़ना चाहते हैं, नॉट टू स्टॉप, और रुकना नहीं चाहते हैं जब तक कि निग्रो को क्या बोलते हैं, मोटल्स में, लॉज और होटल्स में, हाईवे पे जो है ठहरने के लिए जगह नहीं मिल जाए। ये मुगल्स नहीं, एक्चुअली ये मोटेल्स होगा, MOTELS होगा, मोटेल्स। एक्चुअली मुझे जब कोई नोट्स खुद से करेक्शन करना होता है ना, या बोलना होता है ना, तो मैं क्या करता हूं कि उसको बोलता हूं। तो हो सकता है ऑडियो में टाइप में ये मिस्टेक हो रही होगी, ऑडियो टाइप मिस्टेक, फिर भी मैं उसको वहां पे पॉइंट आउट कर दे रहा हूं। मोटेल कहते हैं, ये मोटर और होटल मिला करके होता है, एक ऐसी होटल जहां मोटर रखने का भी इंतजाम हो। ही वॉन्ट्स, वो चाहते हैं कि जो जस्टिस, इंसाफ है, वो रोल डाउन हो जाए, वो बहने लगे किसकी तरह? पानी की तरह। आगे है मार्टिन लूथर ड्रीम्स, यानी उनका सपना है कि एक दिन जो सन ऑफ फार्मर स्लेव है, यानी पुराने जो गुलाम हैं उनके बेटे और उनके मालिकों के बेटे, ये ऑनर्स होगा, OWNERS, वो एक साथ भाईचारगी के टेबल पर बैठे रहें। उनका सपना है कि एक दिन उनके जो ये 4 बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको पहचाना जाए उनके चमड़े के रंग की वजह से नहीं, बल्कि उनके चरित्र की वजह से। आगे है, वो कहते हैं कि जो अलबामा नाम का स्टेट है ना, उसके गवर्नर के होंठ खामोश हैं, लिप्स खामोश हैं। आगे बढ़ते हैं। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि जितनी भी वैली है ना, घाटी, वो एग्जैल्ट हो जाए, आगे बढ़े, और जितने भी हिल और माउंटेन है, पहाड़ियां हैं, वो नीचे आए, और जितनी भी रूखी जगह हैं उनको प्लेन बनाया जाए। आगे चलो, ये चीजें तुम्हें कहाँ काम आएंगी? तुमको लग रहा होगा कि ये बिल्कुल मेरे लिए जो है ड्राई ब्रेड है, सूखी रोटी है, कोई काम का नहीं है। बेटा ऐसा नहीं है। एक्चुअली ऐसा है कि जब तुम इसको पढ़ोगे तो इससे ये होगा कि तुम्हारा जो है ना, वो क्या बोलते हैं, एक तो तुमको सब्जेक्टिव लिखने में काम आएगा, शॉर्ट आंसर लिखने में काम आएगा, ये तुमको ऑब्जेक्टिव बनाने में काम आएगा। ये तुमको तब काम आएगा जब लाइन दिया हुआ रहता है और पूछता है कि बताओ ये कौन से चैप्टर से है, या इस लाइन का राइटर कौन है, वहां पे काम आएगा। स्टार्ट करते हैं। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड की तरफ आते हैं। राइटर की अगर बात करेंगे, बंदे का नाम बर्ट्रैंड रसेल है। बंदा था कहाँ का? ब्रिटेन का था। बंदा था क्या? तो बंदा फिलोसोफर भी था, हिस्टोरियन, इतिहासकार भी था, मैथमेटिशियन, गणितज्ञ भी था। बॉर्न इन, पैदा कब हुआ बंदा? 72 में, 1872 में। टपका कब बंदा? 1970 में। फेमस किस चीज के लिए? साइंटिफिक राइटिंग्स के लिए। उनकी लेखनी में विज्ञान का अंश मिलता है। उन्होंने क्या रिसीव किया? तो नोबेल प्राइज। किस चीज के लिए? साहित्य के लिए। कब? तो 1950 में। किताबों की बात करो उनके तो फेमस बुक्स हैं, वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, रोड्स टू फ्रीडम, पूछी हुई किताबें एग्जाम में, मैरिज एंड मोरल्स, हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, ये उनकी लिखी हुई किताबें हैं। अगर चैप्टर की बात करो सबसे पहले, तो ये जो नेम है ना, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड है, और टाइप क्या है? तो ये साइंटिफिक एस्से है। साइंटिफिक एस्से। अच्छा, ये जो तुम्हारा ए चाइल्ड इज बॉर्न है, वो एक सोशल एस्से है जो चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 5 जो है तुम्हारा आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, वो क्या है? तो वो तुम्हारा एक ये है, क्या बोलते हैं, साइंटिफिक एस्से है, ठीक है। थीम ऑफ द चैप्टर की बात करते हैं। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड is an expository and scientific essay in which Russell gives a detailed account of the ideas that have helped mankind in prehistoric time and historic time। यानी ये जो ideas that have helped mankind है,
ये एक साइंटिफिक इससे है और ये इससे है जो जिससे हम कुछ सीख सकते हैं, जो मानवता को कुछ देता है, जहां उन्होंने बड़े डिटेल में वे में बताया है कि इतिहास से पहले के और जिस टाइम से इतिहास शुरू हो रहा है उस टाइम में वो कौन कौन से आइडियाज थे जिन्होंने मानव जाति की मदद की। पहले इंसान भी जानवरों ही जैसा था, उसका सेंस उतना डेवलप नहीं था, लेकिन उसके अंदर जो है सोचने की जो सलाहियत थी, इसके बाद धीरे धीरे वो जानवरों से अलग होता गया। तो उन्हीं आइडियाज के बारे में यहाँ पर सिस्टमैटिक वे में है। राइटर कहता है द मोस्ट इनड्यूबिटेबल, बेटा इनड्यूबिटेबल कहते हैं हम अनडाउटेडली को, अनडाउटेडली को। आगे है सर्वाइवल वॉज अ बिग प्रॉब्लम फॉर होमोसैपियंस। सर्वाइवल जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसके लिए थी? तो वो थी होमोसैपियंस के लिए। होमोसैपियंस क्या होता है? ये साइंटिफिक नाम है किसका? इंसान का। जो अब होमोसैपियंस सैपियंस है क्योंकि बंदा बहुत टेक्निकली एडवांस हो गया है। और जैसे ये मेढक है उसका अराना टिग्रिना है, जैसे आम है मैग्नीफेरा इंडिका है, पावो क्रिस्टेसस मोर का है शायद, है ना, पी का, वो हमको 15-20 याद है, समझे ना। जब तैयारी कर रहे थे सिविल सर्विस की तो ये सब कॉमन चीज होती है वहां पे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्किल्स, 2 तरह के स्किल होते हैं, एक्वायर्ड और कंजेनिटल। एक्वायर्ड वो जो बंदा आके हासिल करता है, जैसे तैरना सीखना, लेकिन तैरना या ड्राइविंग करना ये, और एक होता है कंजेनिटल जिसको हम बोलते हैं पैदाइशी स्किल। तो ये जो पैदाइशी स्किल होता है ना, कुछ हंसना बोलना, ये सब चीजें पैदाइशी होती हैं, इसके लिए कोई कोर्स करना नहीं पड़ता है। आगे चलो। और राइटर का मानना है कि जो एक्वायर्ड स्किल है ना वो ज्यादा डोमिनेटिंग है, वैल्यूएबल है बनिस्बत कंजेनिटल स्किल के। खैर अगला है 1946-47 में लोग भी खूब मरे और चिड़िया भी खूब मरी फैमीन की वजह से। किसकी वजह से मरी? फैमीन की वजह से। फैमीन कहते हैं हम अकाल को। कौन से देश में? तो इंडिया में और इंग्लैंड में। अच्छा, ना तो ये नंबर है यानी संख्या का बढ़ जाना, और ना ही ये आनंद का बढ़ जाना है, जो मनुष्य के जीवन में समय समय पर आनंद आए, जिससे मानव की का जो है यश हुआ, उसका नाम हुआ, उसकी शोहरत हुई, उसकी ग्लोरी दुनिया के सामने आई। बल्कि जिस चीज से ये जो है वो दिखा इंसान का यश कि हाँ इंसान इंसान है, वो था उसकी इंटेलेक्चुअल और मोरल क्वालिटीज, उसके अंदर का जो बुद्धिजीवी वाला गुण है ना, और जो नैतिक गुण है वो उसको जानवरों से अलग करता गया। अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड रशल के अनुसार आइडिया को 2 हिस्से में बांटा गया है। पहला वो जिसने कंट्रीब्यूट किया किस चीज में? नॉलेज और टेक्निक में, और दूसरा वो जिसने कंट्रीब्यूट किया मोरल एंड पॉलिटिक्स में। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट स्टेप्स वर टेकन। सबसे इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण और मुश्किल जो स्टेप्स हैं वो लिए गए बिफोर द डॉन ऑफ हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री के शुरू में ही ईव में नहीं बल्कि हिस्ट्री के शुरुआत में, क्योंकि आग वगैरह की जो शुरुआत है, आग और कृषि, ये सब शुरू में ही हो गया था। यूटिलाइजेशन बोलते हैं किसी भी चीज का पॉजिटिव इस्तेमाल। फायर का जो आविष्कार है उसका जो सही यूज है वो मील का पत्थर साबित हुआ, मतलब एक सिग्निफिकेंट इवेंट इन ह्यूमन प्रोग्रेस, मनुष्य की तरक्की में। द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्ट्रिक इन्वेंशंस वाज द आर्ट ऑफ राइटिंग। और जो अंतिम और सबसे बड़ा इन्वेंशन था प्री हिस्ट्रिक इन्वेंशन, वो क्या था? राइटिंग, यानी लेखन कला का शुरू हो जाना। इंसान जब से लिखने लगा तब से उसके पास रिकॉर्ड रहने लगा, लेकिन जब तक लिखाई दुनिया में शुरू नहीं हुई थी वो प्री हिस्ट्रिक टाइम था। फाइनली हमारे पास उन आइडियाज की लिस्ट आ गई जिसने मानव जाति की जिंदगी को बदल दिया। ठीक है, उसमें है नंबर्स है, लैंग्वेज है, यूटिलाइजेशन ऑफ फायर है, टेमिंग ऑफ एनिमल है, एग्रीकल्चर है, आर्ट ऑफ राइटिंग है। हिंदी में संख्या है, भाषा है, आग का सकारात्मक प्रयोग है, जानवरों को पालतू बनाना है, कृषि है, और लेखन कला का आविष्कार है। आगे चलो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया है, और चैप्टर 5 को कंप्लीट करने के बाद यानी चैप्टर 5 में हम लोगों ने आइडियाज दैट हैव हेल्ड मैनकाइंड, ये पूरी तरह से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आपने देखा होगा कि मैंने किस तरह से आपको सारी चीज़ें बताया। इसमें मैंने आपको बताया कि भाई अबाउट चैप्टर, अबाउट राइटर, उसके बाद एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट
पूरे चैप्टर का मैंने अब तक 5 चैप्टर से निकाल के आपको दिया है। और आगे जो आपका चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है द आर्टिस्ट, यहाँ से लेकर हम लोग फिर दूसरे राउंड में चैप्टर नंबर 11 तक करने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। और आपको करना क्या है कि ये जो शॉर्ट नोट्स है ना उसको जहन में रखना है, उसी से रिलेट करता हुआ सारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो आपके शॉर्ट नोट्स से बन जाएंगे। और 2 नंबर के सवाल में कोई बहुत ज़्यादा लिखना होता भी नहीं। कभी कभी तो ऐसा होगा कि एक सिंगल शॉर्ट नोट्स की जो एक सिंगल लाइन जो होती है आप उसको लिख दें, बस काम हो जाएगा। कभी कभी 2 को जोड़ के आपका काम हो जाएगा, कभी कभी आपकी लैंग्वेज चेंज होगी, आपका काम हो जाएगा। तो अब हम आपके सब्जेक्टिव पर भी काम कर रहे हैं। और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप ओके इंग्लिश एकेडमी ऐप को इंस्टॉल करके एग्जाम मंथन से जुड़ जाइए, आपको उसमें इसका पीडीएफ मिल जाएगा। 90 मिनट का ये जो कोर्स है एग्जाम मंथन का, इसके साथ हम 90 मिनट का हिंदी और 90 मिनट का उर्दू का कोर्स भी दे रहे हैं। जल्दी से जाके आप जुड़िए, कोई प्रॉब्लम हो इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप करिए। और अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 यानी द आर्टिस्ट से। एक बार और वीडियो को लाइक करके आप लोग शेयर कर दीजिए। द आर्टिस्ट की बात करते हैं। तुम लोगों को उधर था इससे तो मजा नहीं आएगा, वो रूखा होता है। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारी कहानी है, इसमें तुमको मजा आएगा। शोरूम है। द आर्टिस्ट, बंदे का नाम है शीगा नेओया। हमारे यहाँ इसको पढ़ने भी नहीं आता, नोया पढ़ते हैं या नाओया पढ़ते हैं, है ना। इट्स नेओया। बिलोंग कहाँ से करता है बंदा? जापान से। वैसे एग्जाम देने जाओगे तो बहुत सारे का लॉजिक होता है, एग्जाम में लिखना ना है, बोलना थोड़ी ना है। आगे चलो। तो हमने तो ऐसा भी देखा है कि बेटा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट तुम्हारा कौन है? तो जी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है। आप हमको जाहिल समझते हैं क्या? जाहिल नहीं, आप हमको जाहिल समझते हैं क्या? ना तो तुमको इंग्लिश बोलना आ रहा है और ना ही तुमको जाहिल बोलना आ रहा है। क्योंकि जहां इंग्लिश बोलना था श, तुमने स बोला इंग्लिश, तो समझ में आता है। दैट्स वाई बोलने पे मेहनत करो। बोलना और खूबसूरत बोलना दोनों में फर्क है। बोलना जिस दिन बेटा सीख लिया ना, दुनिया में खूब इज्जत पाओगे। नेम शीगा नेओया, कहां से बिलोंग करता है? जापान से। क्या था? सेलिब्रेटेड जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर, माना हुआ जापान का कहानीकार और नॉवेलिस्ट था। पैदा कब हुआ? 1883 में। मरा कब? 1971 में। उनके द्वारा लिखी हुई अगर किताबों की बात करो तो ए डार्क नाइट्स पासिंग है और द पेपर डोर एंड अदर स्टोरीज है। चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो द आर्टिस्ट है, और टाइप की बात करो तो शॉर्ट स्टोरी है, यानी लघु कहानी है। मेन कैरेक्टर कहानी का कौन है? सेबी है। अगर हम अदर कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो वो टीचर है, उसके बाद जो है उसके बाप का दोस्त है, उसका बाप है, माँ है, बाप का दोस्त है। स्कूल का पॉर्टर है, पॉर्टर यानी दरबान, गेट का। अब चलो ये क्या है, थीम थोड़ा देख लेते हैं, विषय वस्तु। द आर्टिस्ट एक लघु कहानी है जिसमें शीगा नेओया ने दिखाया है कि कैसे एक बच्चे का जो टैलेंट है वो मार दिया जाता है, और कैसे एक बच्चा अपने आर्ट को मास्टर करने में यानी उस पर कमांड करने में फेल हो जाता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स और उसके टीचर उसके आर्ट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, यानी पहचान नहीं पाते, और ना तो उसको प्रोमोट करते हैं। अब हम देखते हैं चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट नोट्स। ये जो सेबी है ना, कितने साल का लड़का है? 12 साल का। कहाँ का है? जापान का है। पैशनेटली यानी जुनून की हद तक उसको लगाव था, किस चीज में? कद्दुओं में। कैसे शहर में रहता है? तो हार्बर टाउन यानी बंदरगाह वाले शहर में रहता है। कहाँ पढ़ता है? प्राइमरी स्कूल में। उसके पिताजी कहाँ काम करते हैं? कारपेंटर शॉप यानी एक बढ़ई की दुकान में। उसका हॉबी क्या था? तो कद्दुओं को इकट्ठा करना यानी कलेक्टिंग गोड्स। उसने कितने सेन में बुढ़िया से कद्दू खरीदा था स्पेशल गोल्ड? तो 10 सेन यानी 10 सेन में। और उसके बाद उसने अपने आप को उस कद्दू से अलग नहीं रखा। इंग्लिश टीचर ने पकड़ा था, सॉरी एथिक्स टीचर ने पकड़ा था। एथिक्स इसको बोलते हैं जो मोरल वैल्यूज की बात करता है, जो उसको पढ़ाता है, जो ये कहता है कौन सा काम करना है कौन सा नहीं करना है ना। आगे बढ़ते हैं। वो एथिक्स टीचर पकड़ा था बंदे को क्लासरूम में, जब वो क्या कर रहा था? तो कद्दू को पॉलिश कर रहा था। अच्छा, ये जापान में एक म्यूजिक है, उस म्यूजिक का नाम क्या है? नानीवा बूशी। ये एक तरह का वहाँ का ट्रेडिशनल गाना है।
तो टीचर को ये गाना बुरा नहीं लगा, लेकिन बच्चे का कद्दू को पॉलिश करना बुरा लगा। टीचर ने उसको पकड़ा, उसके बाद डांटा, फिर उसके बाद शिकायत कर दी उसकी माँ से। अब लड़का इनग्रॉस है, इनग्रॉस का मतलब होता है इन्वॉल्व, यानी अब वो इन्वॉल्व हो गया किसमें, तस्वीरों में। आगे बढ़ते हैं, चार्लिस बॉन्ड की बात करते हैं। राइटर का नाम क्या है, तो राइटर है तुम्हारी जर्मन ग्रीयर। कहां से बिलोंग करती हैं, ऑस्ट्रेलिया से। आगे बढ़ते हैं, देखो ये भी एक हिस्से है, लेकिन ये वाला जो हिस्से है ना तुम्हारा, ये वाला हिस्से सोशल हिस्से है, ये चार्लिस बॉन्ड। और वो वाला जो हिस्से है ना तुम्हारा, वो क्या है, वो साइंटिफिक हिस्से है, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। तो राइटर का नाम है जर्मन ग्रीयर। कहां से बिलोंग करती है, ऑस्ट्रेलिया से। वो क्या है, तो एक फेमिनिस्ट राइटर है। अभी टपकी नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं क्या है, क्या थी नहीं, बहुत लंबा जी है, एक जी रही है, अभी चली रही है बंदी। 1939 में पैदा हुई थी। बुक्स बाय हिम, किताबों की बात करते हैं। खैर अभी वो टपकी या नहीं टपकी मुझे नहीं पता, बट मैंने कुछ दिन पहले गूगल किया था तो पता चला अभी हैं किताबें। जो लिखा है, द फीमेल यूनक। मैं फेमिनिस्ट टाइप के लोगों से बड़ा चिढ़ता हूँ। फेमिनिस्ट का मतलब ये है कि वो जो नारीवाद की बात करती है, जो उसकी हिमायत करती है और प्रोटेस्ट करती है, ऐसी औरतें जो कहती हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो इस टाइप की औरतों से मैं उनको सही नहीं मानता हूं, ठीक है, फेमिनिस्ट टाइप की, ठीक है। औरतों का जो हक है उसको मिलना चाहिए, दैट इज वेल एंड गुड, अच्छी बात है, बट हर चीज लिमिट में होती है। समझ में आ रहा है ना, हर चीज लिमिट में। अब बराबरी का ये मतलब नहीं है कि अगर तुम बच्चा जनती हो तो इसका मतलब है अब मर्द से भी बोलो तुम भी बच्चा जनो, सिस्टम ही नहीं है। आगे चलो, क्या करेगा बंदा। फीमेल यूनक, फीमेल यूनक, हाँ बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ जो महिलाएं हैं। मेरे पास भी माँ है, बहन है ना, बेटी है तो बट एवरीथिंग इज गुड इन इट्स लिमिट। दुनिया की सारी चीजें अपने हद में खूबसूरत है, जब तुम उस हद को क्रॉस करते हो तो चीजें वहीं से बदसूरत होना शुरू हो जाती हैं। द फीमेल यूनक ये बंदे की लिखी हुई किताब का नाम है। आगे द चेंज है, तीसरी किताब है, सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। अबाउट चैप्टर, हम चैप्टर की बात करते हैं। चैप्टर का नाम है चार्लिस बॉन्ड। टाइप की बात करते हैं, इससे की बात, इससे बोले तो मतलब सोशल इससे। अब मान लिया एक बाप जो है अपनी बेटी को रोक रहा है, ये तू रात को कहाँ जा रही है, ये 10 बजे निकल गई दोस्त के साथ पार्टी करने को, कहाँ, चाय सुट्टा बार में। बाप बोल रहा है, कहा बेटी कहाँ जा रही है, मत जा, दिन जमाना खराब है। बेटी कहा बोल रही है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अरे भाई ये अच्छा लगेगा कहाँ, ऐसा वाला फेमिनिज्म को प्रमोट किया जाए? अरे नहीं यार। ए चाइल्ड इज बॉर्न इज अ सोशल एस्से। ए चाइल्ड इज बॉर्न एक सोशल एस्से है, सामाजिक लेख। और तुमको अगर ये लग रहा है कि सर जी ये बात हवा में कर दी है, तो बेटा सर्च करो यूट्यूब पे, बहुत एडवांस जमाना है। ए चाइल्ड इज बॉर्न एक सोशल एस्से है, सामाजिक एस्से है, जिसमें शी हैज एक्सप्लोर्ड, जहां उन्होंने इस चीज को किस चीज को एक्सप्लोर किया भाई, देखते हैं। जो कल्चरल डिफरेंस है, मतलब सांस्कृतिक फर्क है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सोसाइटी, यानी पूरब और पश्चिम के समाज में, उसको। और ये इस निष्कर्ष पर पहुंची हैं कि जो ट्रेडिशन है, जो ट्रेडिशनल ईस्ट है, जो पूरब का जो पारंपरिक जो यहाँ का कल्चर है पूरब साइड का, यानी हमारे साइड का, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, इस साइड वेस्टर्न कंट्री में कौन, वो यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, लाइक जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, आयरलैंड वगैरह, ये सब। तो इन दोनों जगहों पे, पूरब और पश्चिम में, प्रेगनेंसी को लेकर, यानी जब औरत हामिला होती है, गर्भवती होती है, उसको लेकर, चाइल्ड बर्थ, बच्चों के जन्ने को लेकर, एंड चाइल्ड रियरिंग बोलते हैं परवरिश, बच्चों की परवरिश को लेकर, यानी पालन पोषण को लेकर। इन चीजों में दोनों समाज का मतलब अपनी क्या क्या स्पेशलिटीज हैं उसके बारे में, क्या पिक्यूलियरिटीज हैं उसके बारे में। राइटर के अकॉर्डिंग नन टेक्नोक्रेट सोसाइटी में कुछ मामलों को छोड़कर बच्चे जो है ना वो अटेंडेड होते हैं, मींस ये नन टेक्नोक्रेट में स्वतः होते हैं। बाकी मैक्सिमम मामलों में जो है क्या बर्थ आर ऑलवेज अटेंडेड। मैक्सिमम मामले में बच्चे खुद ही देखो, नन टेक्नोक्रेट सोसाइटी, पहले ये समझो, उसके बाद ये क्लियर होगा। टेक्नोक्रेट सोसाइटी वो जहां तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल हो, एडवांस सोसाइटी, उस टाइम में।
अभी ये नन टेक्नोक्रेट है, जहां तकनीक का इस्तेमाल नहीं होता। ये पुराने हमारे समाज पे चोट कर रही है, ठीक है। तो कुछ मामलों को छोड़कर बच्चे खुद ही होते हैं, मतलब बहुत कम केसेस में ये लोग हॉस्पिटल जाना पसंद करते हैं, बाकी ये लोग घर पे ही बच्चे सोते ही होते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा शुरू में ऐसा होता था। अब फिर आगे पोइट मतलब राइटर क्या कहती हैं कि जो शिशु है, इन्फेंट, और उसकी जो माँ होती है, उसका मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है मरण दर ज्यादा होता है ट्रेडिशनल बर्थ में, यानी पारंपरिक पैदाइश में। हमारे यहाँ की जो, हमारे यहाँ क्या बंदी ने जो लिखा हो 40 साल 50 साल पहले लिखा होगा, हमारे यहाँ भी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। अब हमारे यहाँ भी डॉक्टर्स हैं, गायनकोलॉजिस्ट हैं, जो मतलब अच्छे से लूटती हैं, पैकेज रखे होती हैं। इस बच्चे मतलब किसी 30,000 का पैकेज होता है, 40,000 का, 50,000 का बच्चे पैदा कराने का पैकेज होता है। तो हमारे यहाँ भी अब तकनीक आ गई है, नई नई डॉक्टर्स आ गई हैं, और यही कमबख्त सब डॉक्टर बनने के दिन का शपथ लेती, हिप्पोक्रेटिक ओथ होता है। तो मैं शपथ लेती हूँ कि आज के बाद से देखोगे शादी करेगी छोकरी सब, तक किससे करेगी? तो जो पीडिया का डॉक्टर होगा, मतलब जो गाइनो वाली है, वो पीडिया वाले डॉक्टर से ब्याह करेगी। का है थोड़ा हम भी लूटे हैं, अब एक जो बच्चा जना है, तो अब इसके बाद इसको तुम लूटो। समझ में आ रहा है? अब आधा काम मेरा हुआ मियाँ, अब आधा काम तुम करो, अब तुम लूटो, ठीक है। तो अब पैकेज चलता है, इसके बाद फिर उसका पैकेज चलता है। बच्चा ठीक है, हमारे यहाँ भी है ना। तो बहुत सारा है लूटने वाला सिस्टम। तो उस दिन तो छोकरा छोकरी सब शपथ लेके आता है क्या, कि मैं हिप्पोक्रेटिक ओथ लेता हूं। किस चीज का? कि मैं भाई पेशेंट के दुख दर्द को समझूंगा, ये वो दिस दैट, जो देना होता है वो अपना देता है। बट असल बात का, आज के बाद से हमारी पूरी टीम शपथ लेती है कि यहां से बाहर निकलूंगा और व्हाइट कोट रॉबरी शुरू कर दूंगा। बेटा ये व्हाइट कोट रॉबरी क्या होता है? देखो हमको ना व्हाइट कोट हाइपरटेंशन है, मतलब घर पे मेरा बीपी नॉर्मल रहता है, डॉक्टर के चैम्बर में जाते हैं तो बढ़ जाता है, तो ये हुआ व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। और एक होता है व्हाइट कोट रॉबरी, मतलब एक डाकू वो होता है जो रोड पे होता है, और एक डाकू वो होता है जो हॉस्पिटल में मिलेगा, सफेद कोट पहन के ही सब जो है लुटेरागिरी करता है, समझा। दुनिया में सबसे ज्यादा मैं जिस पेशे से नफरत करता हूँ और जिनकी आदतों से, वो यही डॉक्टर्स होते हैं कमबख्त। आगे चलो, जो अच्छे हैं मैं उनको अच्छा बोलता हूँ, जो बुरे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। जो हिप्पोक्रेटिक ओथ की मां बहन कर देता उस दिन कुछ और शपथ लेता है, बाहर आके कुछ और करता है। और अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं एक ऐसा हॉस्पिटल खोलूंगा अपने शहर में, या जहां मुझसे पॉसिबल हो पाया जीवन में, एक अच्छा काम, फ्री हॉस्पिटल फ्री स्कूल, बस वही हमारा मतलब मकसद है। मेरे जो होता है ना इवेंचुअली कि आप क्या करना चाहते हैं, तो वही है। क्योंकि मरने के बाद तो फिर उसको मुंह दिखाना है ना, क्या करके आए हैं। तो हम चाहते हैं कि आओ हमारे यहाँ इलाज कराओ, और अगर है तो दो, नहीं है तो चले जाओ। फैसिलिटी मिलेगी वही सुपर्ब वाली, जैसा हम अंग्रेजी पढ़ाते हैं वैसी वाली फैसिलिटी। उम्मीद है तुम लोग बड़े होगे, कुछ करोगे तो जरूर कंट्रीब्यूट करोगे फाउंडेशन को हमारे, हम बताएंगे, अप टू डेट रहेंगे, धीरे धीरे हम भी पॉपुलर हो जाएंगे ना जी। चलो, द डॉक्टर हु इज स्पेशलाइज्ड इन प्रेगनेंसी। अच्छा, अब दो तरह की डॉक्टर होती है। एगो डॉक्टर वो होती है जो सिर्फ चाइल्ड बर्थ का मामला देखती है, बच्ची के गर्भवती होने और फिर बच्चे के होने का मामला, तो वो ऑब्स्टेट्रिशियन कहलाती है। और एक वो होता है, वो डॉक्टर होती है जो औरतों की जो अपनी रिप्रोडक्टिव डिजीज हैं उस उन इश्यूज को जो देखने वाली होती है, वो गायनकोलॉजिस्ट कहलाती हैं। अच्छा, कुछ सोसाइटी हैं जहां औरतों को तब तक मेंबर ऑफ द फैमिली नहीं माना जाता जब तक कि वो एक बच्चे को जन्म न दे। जी हाँ, ऐसी भी कुछ सास होती हैं। बउआ ऐसे लगा ना नस्ल आगे बढ़े वाली है, एक और कर ला। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज पारंपरिक समाज में चाइल्ड बर्थ एक फैमिली अफेयर होता है। चाइल्ड बर्थ का मतलब होता है बच्चे की पैदाइश। वो देखते रहो क्या क्या लाइन सब है। चाइल्ड बर्थ इज अ फैमिली अफेयर। कैसी सोसाइटी में? ट्रेडिशनल सोसाइटी में, मतलब पूरी फैमिली मिल के सेलिब्रेट करती है। नहीं कहते हैं, नहीं कहा जाता है आप मामा बनने वाले हैं, आप चाचा बनने वाले हैं, नहीं आप मौसा बन गए। इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज, जो ट्रेडिशनल पारंपरिक समाज है, वहां माँ और बच्चे का रिश्ता वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बनिस्बत किसके? तो बनिस्बत मियाँ बीवी के, हस्बैंड वाइफ के। हम सफर कर रहे हैं आजकल, मेरे से ज्यादा क्या बोलते हैं, इस दर्द को कौन समझ सकता है। बढ़ जाता है, बेटे के साथ ज्यादा प्यार हो जाता है, हस्बैंड के साथ कम हो जाता है। अच्छा है, इसमें भी मेरी भलाई है।
इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज, पारंपरिक समाज में, द होल मैटर ऑफ प्रेगनेंसी सेलिब्रेशन, हर एक मैटर प्रेगनेंसी का जो जुड़ा है ना वो सेलिब्रेशन की तरह मनाया जाता है। अच्छा, विजिटिंग मदर्स हाउस, माँ के घर को घूमना एक रिवॉर्ड की तरह माना जाता है। वन ऑफ हाँ, विजिटिंग मदर्स हाउस इज वन ऑफ रिवॉर्ड एक इनाम की तरह होता है प्रेगनेंसी के रूप में, है ना। प्रेगनेंसी के बाद देखोगे कि कुछ ऐसे भी समाज हैं जहां लड़कियां जो है अपने माँ के घर जाती है, यानी मायके जाती हैं। सिलहेट क्या है, बार बार सिलहेटी विमन की बात करती हैं राइटर, तो वो एक डिवीजन है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में अलग अलग एरियाज हैं, 8 हिस्से में बटा हुआ है बांग्लादेश पूरा, है ना। तो ये जैसे हमारे यहाँ है ना, पूर्वोत्तर है, दक्षिण अलग है, तो इस सब तरह का। तो वो क्या बोलते हैं, सिलहेट एक डिवीजन है बांग्लादेश में। बच्चा वैसे हमारे यहाँ जब 6 दिन का होता है तब ये सेरेमनी रखी जाती है, नेमिंग सेरेमनी, है ना, जिसको छठियार बोलते हैं हमारे यहाँ। लेकिन राइटर ने 7 दिन का रखा है, तो किताब के हिसाब से 7 ही दिन दोगे, अपना दिमाग नहीं लगाओगे। पिछले चैप्टर में क्या देखा था, नानीवाबुशी जो है जापान में म्यूजिक होता है, और रूप ठोका जो है वो फेरी टेल यानी परियों की कहानी होती है बांग्लादेश में। और ये कौन सुनाता है, जो तो ये सुनाती है बच्चे की ऑन्ट दोपहर के टाइम में। सिलेटी वुमन कहाँ जाती हैं, अपने घर लास्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी में। अब हम बात करते हैं हाउ फ्री इज द प्रेस की, यानी प्रेस कितना फ्री है। लिखने वाली डॉर्थी एल सेयर्स, कहाँ की, इंग्लैंड की। क्या थी, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पहली ग्रेजुएट महिला। फेमस किस चीज के लिए है, डिटेक्टिव फिक्शन के लिए, यानी जासूसी नॉवेल लिखने के लिए। पैदा कब हुई, 1893 ईस्वी में। मरी कब, 1957 में। कुछ किताबों की बात करते हैं, अननेचुरल डेथ, 9 टेलर्स, गॉडी नाइट, किसकी लिखी हुई है सब, तो ये है पर्लेस बक की। चैप्टर्स की बात करते हैं, हाउ फ्री इज द प्रेस। टाइप की बात करते हैं, सोशलिस्ट से है। थीम ऑफ द चैप्टर की बात करते हैं, इस चैप्टर में उन्होंने क्या किया है, समाज के एक महत्वपूर्ण पहलू पे बात की है कि भाई जो फ्रीडम मतलब जो मिस यूज करते हैं ना प्रेस के लोग, उसके बारे में। ये पॉलिटिकल इससे होना चाहिए वैसे। और जो मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स हैं, जो फैक्ट को इधर उधर कर दिया है ना वो, और सेंसरशिप की बात किया है, मतलब सरकार का दबाव कि कौन सी खबर चलेगी कौन सी नहीं चलेगी, और भी बहुत सारी चीजों के बारे में पोएट्स राइटर बात करती हैं। सबसे पहले वो बोलती हैं द सेंट्रल डॉक्ट्रिन, सेंट्रल बोलते हैं मेन, डॉक्ट्रिन बोलते हैं सिद्धांत, यानी जो मुख्य सिद्धांत है डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का, वो ये है कि स्टेट जो है ना वो सर्वेंट है लोगों का, कि जो राज्य होता है ना वो नौकर होता है लोगों का, वो मास्टर नहीं होता है। डॉर्थी एल सेयर्स कहती हैं कि प्रेस जो है वो हर जगह फ्री नहीं है। सेंसरशिप किसको कहते हैं, द पॉलिसी ऑफ, तो सेंसरशिप उसको कहते हैं कि जो पॉलिसी है ना, सपरेशन ऑफ स्पीच, कम्युनिकेशन और अदर इंफॉर्मेशन बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी, वो सेंसरशिप कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। The two chief factors which controls the editorial policy are advertisers and owners of the press. जो 2 चीफ फैक्टर है ना, मुख्य फैक्टर जो एडिटोरियल पॉलिसी को कंट्रोल करते हैं, वो है एडवर्टाइजर, एडवर्टाइजर यानी जो एडवर्टीजमेंट देते हैं अखबारों में वो, और दूसरे जो प्रेस के मालिक हैं वो। आगे बात करते हैं, 2 मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ अ पेरियोडिकल इज from advertisement and by selling the scrap papers। मतलब कहने का ये है कि रेवेन्यू कहां से आता है अखबारों को, तो सबसे पहला जो एडवर्टीजमेंट देती है ना जो कंपनीज हैं वो, और दूसरा जो स्क्रैप पेपर जो बचता है ना उसको बेच करके जो होता है। अच्छा, कौन सी चीज है जो प्रेस इंटरव्यूअर जो होते हैं, जो इंटरव्यू लेने वाले, उनका मुख्य हथियार क्या है, तो वो है गार्बलिंग। गार्बलिंग का मतलब है, अब जैसे देखोगे अक्सर होता है कि माइक मुंह में घुसेड़ दिया और सवाल पूछा, कुछ नेताजी ने अभी कुछ कहा ही नहीं, आधे से रास्ते से कट लिए और बोले हाँ, तो इनके कहने का मतलब ये, बंदा सोच रहा है यार मैंने ऐसा कब बोला था, इसी को बोलते हैं गार्बलिंग। अपने हिस्से का जो जिसमें बंदा सामने वाला फंस रहा हो उस बात को पेश करना, और बाकी को मतलब दाएं बाएं उलट पुलट कर देना, परवर्जन कर देना उसमें। लॉर्ड नॉर्थ क्लिफ जो है वो डेली मेल के फाउंडर है, बहुत मशहूर अखबार है लंदन का। कैजरिज्म एक ऐसी सिचुएशन है जो एब्सोल्यूट डिक्टेटरशिप होता है, जैसे हिटलर के यहाँ क्या था, मतलब
ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऐसा रूप गवर्नमेंट का, सरकार का, इन विच द रूलर्स इज एन एब्सोल्यूट डिक्टेटर, जहां पूरी तरह से तानाशाह होता है वहां का जो शासक होता है, नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाई अ कॉन्स्टिट्यूशन, और वो संविधान को नहीं मानता, और लॉज, ना ही किसी कानून को। अरे हाँ यार, वो हिटलर की तरफ कहाँ जा रहे हो? अरे वो जो किम जोंग उंग, अपने नॉर्थ कोरिया का जो है हैंडसम बंदा, आगे देखो। इफ देर इज एनीथिंग दैट द राइटर डिटेस्ट इज गार्डनिंग, अगर कोई ऐसी चीज है जिससे राइटर नफरत करती हैं तो वो है गार्डनिंग। गार्डनिंग बोले तो बागीचा लगाना, सजाना, संवारना, है ना वो। आगे चलते हैं। 6 टर्म्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन हैव बीन काउंटेड बाय द राइटर। राइटर ने कितने टाइप का मिस रिप्रेजेंटेशन काउंट किया है? तो 6 टाइप का। आगे बढ़ते, इंटेंशनल स्प्रेडिंग ऑफ स्टोरीज ऑफ आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इज कॉल्ड मिरेकल मॉन्गरिंग। मिरेकल मॉन्गरिंग किसको कहते हैं? यह है इंटेंशनल स्प्रेडिंग ऑफ स्टोरीज ऑफ आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इज कॉल्ड मिरेकल मॉन्गरिंग। इंटेंशनल स्प्रेडिंग समझ रहे हो? इंटेंशनल स्प्रेडिंग बोलते हैं जानबूझ करके फैलाना। किस चीज को? आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, के बंदे ने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है ना, जानबूझ करके, उसी को मिरेकल मॉन्गरिंग कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे के बारे में एग्जैजरेट करके, यानी बढ़ा चढ़ा करके ये बोलना कि इतना महान है, मतलब ये इतना महान है कि ये पानी पे चला करता था, है ना, और इसने अपनी परवरिश खुद से कर ली, ठीक है, अपने लिए खुद ही दूध बनाता था फीडर में और पीता था। तो इस तरह से बढ़ा चढ़ा करके कहना, उसी को मिरेकल मॉन्गरिंग कहते हैं, किसी उस बंदे के बारे में जो कामयाब है। आगे चलते हैं, लेट्स गो अहेड। द अर्थ, जनरली ऐसा होता है, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो देखोगे मैक्सिमम 95% आके अपनी सफलता की स्टोरी सुनावेगा, तो वहां पे कुछ इसी तरह की चीजें होती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सबके साथ बुरे दिन आए रहते हैं, बट जिनके साथ नहीं आए रहते हैं वो भी उसमें कुछ मिर्च मसाले लगा के बता देते हैं जिसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये द अर्थ है। हम सबसे पहले राइटर की बात करते हैं। तुम्हारे राइटर का नाम है एच.ई. बेट्स। ये कहाँ से बिलोंग करते? इंग्लैंड से। इंग्लैंड के कौन सी जगह पे? नॉर्थहैम्पटन में पैदा हुए। जैसे वॉल्टर डिलामेर इंग्लैंड के केंट में पैदा हुए। जैसे ओड टू ऑटम वाले जॉन कीट्स इंग्लैंड के मूनफील्ड में मूअरगेट में पैदा हुए। जैसे तुम्हारे वो जो जॉन डन है वो इंग्लैंड के लंदन में पैदा हुए। जैसे ये डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत इज माय होम वाले, वो हैदराबाद में पैदा हुए। मैं शहरों का नाम बता रहा हूं सबके अभी। एच.ई. बेट्स नॉर्थहैम्पटन में पैदा हुए, इंग्लैंड के। वेल एक्वेंटेड विद अंग्रेज, मतलब इंग्लिश कंट्री साइड का मतलब समझते हो? ऐसा मत समझना देश के बगल में, इसका मतलब है देहात। ऑल्सो वर्कड एज, इन्होंने और किस रूप में काम किया? जर्नलिस्ट, यानी पत्रकार के रूप में। बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो जो है क्या बोलते हैं, ए मैरिज प्रपोजल वाले एंटन चेकव एक डॉक्टर थे, ये एक पत्रकार थे। जॉन डन एक प्रीचर थे, उपदेशक थे, पुजारी थे, प्रीस्ट थे। वो जॉन कीट्स एक सर्जन थे। आगे बढ़ते हैं। ये कब पैदा हुए? 1905। टपके कब? 1974। आगे बढ़ते हैं। इनकी किताबों की बात करते हैं। द पर्पल प्लेन, द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, द जैकरेंडा ट्री, ये तीनों इनकी फेमस बुक्स हैं। अगर हम बात करें द अर्थ के बारे में, तो चैप्टर का नाम द अर्थ, टाइप शॉर्ट स्टोरी, मेन कैरेक्टर बेंजी। हम स्टोरी के अदर कैरेक्टर्स की बात करते हैं। सबसे पहले है जॉनसन। जॉनसन एक आलसी किसान है, बेंजी का बाप है और एक लोकल प्रीचर है। बोलो सही या गलत? यही है ना। अब बेंजी की बात करते हैं। ये जॉनसन का बेटा है, सिंपल माइंडेड है, बट लड़के के अंदर अब छल कपट आ गया है, छोकरा बदतमीज हो गया है। सैंडर्स की बात करते हैं। ये लैंड ऑनर है, जमीन का मालिक है। डॉक्टर की बात करते हैं। ये डॉक्टर है इस कहानी में जिसने एडवाइस किया था बेंजी के माँ बाप को कि लड़के को कोई काम दे दो, पोल्ट्री वगैरह का बिजनेस करा दो, जमीनों के बंदे हो तुम लोग। मिस्टर विडमोर है कहानी में, जो बेंजी से 4 एकड़ जमीन जो है ना, जिससे बेंजी ने 4 एकड़ जमीन खरीदी थी। फ्लोरेंस नाम की लड़की है जो नौकरानी है फार्म की, जिससे बेंजी फाइनली जो है वो क्या बोलते हैं, शादी कर लेता है। थीम ऑफ द चैप्टर इन दिस शॉर्ट स्टोरी, इस छोटी कहानी में ऑथर ने ये दिखाया है कि किस तरह से माँ बाप का एक पेरेंट्स का जो लेजीनेस है और साथ में जो सेल्फिशनेस है एक बच्चे की,
और फाइनली वो इस हद तक पहुंच जाती है कि वो उनको अपने घर से निकाल देता है। यहाँ पे ये भी है कि माँ बाप को इतना आलसी, मतलब अपने लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए था उन लोगों को। जैसे पूरी उनको लगता था कि सब कुछ यूं ही भगवान कर देगा, है ना, वो इतना अच्छा है। हालांकि वो खुद कहता है कि तुम जब तक खुद भगवान कहता है ना भाई, तुम जब तक खुद एफर्ट नहीं करोगे, अब खाना खाने के लिए भी अगर तुम्हारे सामने टेबल पे रखा हो प्लेट में, तो हाथ बढ़ा के मुंह तक तो ले ही जाना पड़ता है ना, तो मेहनत तो करना ही पड़ता है। आगे चलते हैं, लेट्स गो। इंपॉर्टेंट नोट्स की बात करते हैं। ऑल दैट जॉनसन हैड वाज अ, लेकिन वो जो जॉनसन था ना, वो इस इंतजार में था कि सारी चीजें खुद ही हो जाएंगी। अरे जमीन थी, उसके पास हल था, वो कठी गाड़ी भी थी, घोड़ी भी थी, वही कर सकता था खेती वो खूब, है ना। आगे चलो, लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। और एक बेटा था, उसको लगता था ये हमारे बुरे दिन में काम आएगा, वो कमबख्त भी वैसा ही निकला। फाइनली दोनों को अपनी फोर्ड गाड़ी में बिठा के और ले जाके एक अजनबी रास्ते पे छोड़ के चला आया। जॉनसन के पास जो कुछ भी था वो था 2 व्हील्ड कार्ट, 2 पहिए वाली गाड़ी, एक बोनी ब्राउन मैर, एक भूरे रंग की जो है घोड़ी थी उसके पास, कुछ हथियार थे और एक बेटा, कुछ हथियार नहीं, टूल्स का मतलब औजार थे, और एक बेटा था। जॉनसन अपने फील्ड में इंटरेस्टेड था। जॉनसन एक किसान था पेशे से और एक लोकल प्रीचर था, उपदेशक था, बाई प्रोफेशन यानी पेशे से। बेंजी कैसा लड़का था, सिंपल माइंडेड था, लेकिन बाद में कनिंग हो गया था। कनिंग बोलते हैं शातिर, लोमड़ी टाइप का। बेंजीज पेरेंट्स टुक बेंजी टू अ डॉक्टर। बेंजी के माँ बाप बेंजी को डॉक्टर के पास ले गए, जिन्होंने एडवाइस दिया, उसको सलाह दिया कि इसको इंडल्ज करो यानी इन्वॉल्व करो किसी काम में। बेंजी ने स्कूल 14 साल की उम्र में छोड़ा और उसने पोल्ट्री का बिजनेस शुरू किया और एक कामयाब बिजनेसमैन बन गया, शहर का अमीर। He bought the land from Sanders. उसने सैंडर्स से जमीन खरीदी, जहां जो उसके बाप 40 साल से रह रहे थे, जिस जमीन पर किराए में। बेंजी की सिंप्लिसिटी धीरे धीरे वो बदलने लगी शातिरानापन में यानी कनिंगनेस में। उसके अंदर छल कपट आने लगा। अब बेंजी खैर जब 21 साल का हुआ तो उसके माँ बाप ने उसको क्या हैंड ओवर किया, पासबुक हैंड ओवर किया उसके बाप ने। उसने शादी की फ्लोरेंस नाम की लड़की से जो उसकी नौकरानी थी। बेंजी के माँ बाप फ्लोरेंस को इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो मुंहफट भी थी और बदसूरत भी थी, बिकॉज शी वॉज आउटस्पोकन एंड ऑल्सो अगली। फाइनली बेंजी ड्राइव अवे, घर से निकाल देता है अपने माँ बाप को और उनको एक अजनबी पेवमेंट बोलते हैं, सड़क को छोड़ देता है वहां पे। अब हम बात करते हैं इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई की। इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई, राइटर का नाम क्या है, पर्लेस बक। कहाँ पैदा हुई, अमेरिका में, और पली बढ़ी कहाँ, चाइना में। वहीं सेटल कहाँ हो गई, चाइना में। फेमस किस चीज के लिए है, जर्नी रिकॉर्ड्स लिखने के लिए यानी यात्रा वृतांत लिखने के लिए। पैदा कब हुई, 1892, मरी कब, 1973। इन्होंने क्या जीता, नोबेल प्राइज, किस चीज के लिए, साहित्य के लिए, कब, 1938 में। अगर हम पर्लेस बक के कुछ किताबों की बात करें तो उन किताबों में द गॉड्स अर्थ, कम माई बिलव्ड, बार बार ये पूछता है, और माई सेवरल वर्ल्ड्स हैं। अबाउट चैप्टर, नाम है इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई, टाइप क्या है, ट्रैवलॉग यानी यात्रा वृतांत, सफरनामा जिसको कहते हैं। आगे टेकन फ्रॉम, ये किस क्या बोलते हैं किताब से लिया गया है, तो ये चैप्टर लिया गया उनकी किताब माई सेवरल वर्ल्ड से। आगे लेट्स गो अहेड। अगला है थीम ऑफ द चैप्टर की बात करते हैं। ये क्या है, एक जर्नी रिकॉर्ड है, एक यात्रा वृतांत है, ठीक है, इन विच, जिसमें पर्ल एस बक हैज पेन डाउन द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन पीपल, जहां पर्ल एस बक ने भारतीय लोगों की समस्या को उजागर किया है, जो ब्रिटिश रूल के दौरान थी, जो अंग्रेजी हुकूमत के दौरान थी। भारत में जब अंग्रेजों का शासन था तब यहाँ के भारतीय किन समस्याओं का सामना कर रहे थे, और साथ ही उन्होंने दिखाया है जो पुअरेस्ट पीपल रह रहे हैं भारतीय गांव में उनके बारे में, और जो एक्सप्लॉयटेशन उन्होंने किया अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों का, इसके बारे में भी। पर अब इंपॉर्टेंट नोट्स की बात करते हैं। पर्लेस बक का एक इंडियन फैमिली डॉक्टर था और उन्होंने बहुत सारा इंडिया के बारे में सुन रखा था। आगे बढ़ते हैं, कौन थे जो कश्मीर पर अटैक किया जिन्होंने,
तो वो थे यूरोपियंस, यानी यूरोपियन लोग थे जिन्होंने कश्मीर पर कई बार आक्रमण किया। इन्वेड बोलते हैं आक्रमण करने को, आक्रमण करने को। राइटर के अकॉर्डिंग, लेखिका के अकॉर्डिंग, भारतीय जो हैं किस रेस से बिलोंग करते हैं? कॉकेशियन रेस से बिलोंग करते हैं। कॉकेशियन रेस नहीं समझोगे तुम लोग, एक्चुअली ये एक नस्ल है। दुनिया में देखा होगा तुम लोगों ने, मेनली 3 तरह की नस्ल है। नस्ल क्या होता है? अब देखो, ये इसमें हिंदू मुस्लिम और इस सब को नहीं लाना, इसमें काला गोरा को लाओ। देखोगे कि अभी हम तुमको दिखाते हैं नस्ल क्या होता है। चीन के लोग, जापान के लोग, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, मलेशिया, तिब्बत, सिंगापुर, म्यांमार, ये जितने का जितना, हांगकांग, है ना, ये सारे के चेहरे को देखोगे, नेपाल एक ही जैसा दिखेगा अपने यहाँ भी, कुछ जगह मणिपुर वगैरह। मतलब ये इन लोगों का चेहरा कैसा होता है? देखो, ये सब गोरे चिट्टे होते हैं, गोल गोल लोग होते हैं, और इनका जो, इनकी आंखें छोटी होती है, और इनका जो पेशानी है ना, फोरहेड जिसको ललाट बोलते हैं, ये फ्लैट होता है, चपटा होता है। इन लोगों को हम कौन सी नस्ल का बोलते हैं? तो ये लोग कहलाते हैं मंगोलियन। क्या कहलाते हैं? मंगोलियन। ये सारे के सारे मंगोलियन है। अब चलते हैं तुमको ले चलते हैं निग्रोइड की तरफ। ये भी एक नस्ल है। जितने भी कहाँ है, वेस्ट इंडीज जान ही रहे हो तुम लोग, जान रहे हो ना, अमेरिका, अफ्रीका, ये सब जान रहे हो, ये निग्रोइड लोग हैं, काले लोग। आगे देखो, और एक होता है कॉकेशियन। कॉकेशियन का मतलब है ये नस्ल आर्यंस वाली नस्ल। जैसे देखोगे तुम, यूरोप के लोग या फिर सऊदी के लोग या फिर इंडियन लोग, तुमको कहाँ लगता है? इंडिया में मिक्स है। यहाँ तुमको कुछ निग्रोइड्स भी दिख जाएंगे, कुछ कॉकेशियन भी दिख जाएंगे, और कुछ तुमको कॉकेशियन, हम लोग कॉकेशियन रेस के हैं, भारतीय भी जो हैं, तो वही चीज है, हम लोग गोरे चिट्टे लोग हैं यार, इंडियन कॉकेशियन रेस से बिलोंग करते हैं। अब रंग थोड़ा सा कम है तो उसका क्या मतलब? वैसे एक चीज गौर करोगे, हर अगली नस्ल गोरी हो जाती है, काहे कि छोकड़ा कितनों कलिकवा रहेगा, समझे, बियाह जो है गोरकी लड़की से करेगा, तो इसलिए अगली वाली नस्ल जो है ना, ऑटोमेटिक की गोरी हो जाती है। खैर, आगे देखते हैं। शी विजिटेड ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मतलब किस टाइम में आई वो? द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम में। और यहाँ किस लिए आई? फतेहपुर सिकरी देखने? नहीं। ताजमहल देखने? नहीं। वो यहाँ आई थी यंग इंटेलेक्चुअल्स को देखने, यानी जो यंग बुद्धिजीवी लोग हैं जो शहरों में रह रहे हैं, और गांव के किसानों को देखने के लिए। अच्छा, जिस टाइम में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, उस टाइम में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल था। ये चूंकि चैप्टर में मेंशन है, मैंने तभी बात किया है। आगे बढ़ो, लेट्स गो अहेड। द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली, है ना, ये जो है ना, पहली वुमन प्रेसिडेंट जो थी जनरल असेंबली की, यूनाइटेड स्टेट्स, सॉरी, हाँ, पहली वुमन प्रेसिडेंट जो यूनाइटेड स्टेट्स के जनरल असेंबली की थी, वो जो है ना, विजया लक्ष्मी पंडित थी। कौन? जवाहरलाल नेहरू की बहन, वो भी एक इंडियन थी। लेट्स गो अहेड। इन द वर्ड्स ऑफ राइटर, लेखक के शब्दों में, द मोस्ट पिटिएबल कंडीशन ऑफ द फार्मर वॉज इन इंडिया रादर देन रशिया और चाइना। राइटर कहती हैं कि देखो, चीन में भी किसान थे, रूस में भी किसान थे, मैं दोनों जगह गई, मैंने दोनों जगह को देखा। मैं तो चीन में रहती ही थी और मैंने रशिया को देखा भी, लेकिन सबसे ज्यादा नाजिज्म वाज एसोसिएटेड विद जर्मनी। नाजिज्म जो है ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है और हम इसके पूरे विरोध में हैं। समझ में आता है ना? आगे चलो। शादी ब्याह कर लो, उसके बाद साथ रहो, किसको आपत्ति है? किसी को नहीं है। वैसे सबकी अपनी जिंदगी, जाओ जहन्नम में, क्या फर्क पड़ता है अपने को। लेट्स गो अहेड। नाजिज्म वाज एसोसिएटेड विद जर्मनी, ठीक है। वैसे परोपकार का काम कोई भी कर सकता है, उपकार भलाई का, वैसे नहीं, जैसे परोपकार का काम कोई भी कर सकता है। अब चाहे सनी लियोनी ही काहे नहीं हो। सुना होगा तुम लोगों ने कहा कि 2 बच्ची को अडॉप्ट की है, तो अच्छा काम है ये। तो जो अच्छा काम है अप्रिशिएट करो, जो बुरा काम है उसको जो है, चाहे उस अच्छे काम को किसी बुरे ने ही क्यों नहीं किया हो, और बुरे काम को अगर कोई अच्छा भी कर रहा है तो भाई उसको क्रिटिसाइज करो, उसकी आलोचना करो। आगे बढ़ते हैं। नाजिज्म वॉज एसोसिएटेड विद जर्मनी। नाजिज्म का संबंध किससे है? जर्मनी से है। द राइटर ब्लेम्स इंग्लिश। लेखक जो है ना, ब्लेम कर रही है। किसको ब्लेम कर रही है? अंग्रेजों को। फॉर ऑल द इल्स ऑफ इंडिया, मतलब भारत के सारे इल्स के लिए। इल का मतलब बहुत सारा बच्चा समझ रहा होगा,
बीमार आदमी सबके लिए नहीं, भारत की सारी समस्याओं के लिए, परेशानियों के लिए, दर्द के लिए, दुख के लिए, तकलीफ के लिए, पीड़ा के लिए, जो उस जमाने में थी जब भारत ये क्या बोलते हैं, भारत में अंग्रेजी शासन चल रहा था। ऑन अ विजिट ऑफ अ सर्टेन विलेज, एक किसी खास गांव में गई थी राइटर, जहां उनका जो होस्ट था ना, होस्ट बोलते हैं बेटा मेजबान को। मेजबान पता है किसको बोलते हैं? जैसे मान लिया आप कहीं गए तो आप मेहमान हुए, लेकिन आप जिसके घर जाओगे ना आप उसके मेजबान हुए, तो वो बंदा होस्ट होगा, आप गेस्ट होगे। तो ये जो होस्ट है ना राइटर का, वो एक यंग मैन था, यंग मैन लाइक अच्छी अंग्रेजी बोलता था, फेयर इंग्लिश, और उसकी फैमिली का जो हेड था ना, वो फैमिली का बड़ा भाई था। जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ भी रिवाज है, जब माँ बाप नहीं होते फैमिली में, दादा दादी माँ बाप नहीं होते फैमिली में, जो फैमिली का सबसे बड़ा भाई होता है उसको गार्जियन माना जाता है। इंग्लिश मेड द, यार बात है कुछ बड़े भाई जो है, अब निकल जाए वो जो है दुपट्टा की हवा लग जाती है तो फैमिली से अलग ही हो जाता है, बेचारे छोटे सब अलग अलग थलग पड़ जाते हैं, ध्यान नहीं देता, ससुराल का हो जाता है। इंग्लिश मेड द इंडियन एनर्वेटेड एंड एग्जॉस्टेड। कौन थे जिन्होंने भारतीयों को कमजोर बना दिया था, खोखला बना दिया था? तो वो है इंग्लिश, यानी अंग्रेजों ने। अकॉर्डिंग टू द राइटर, सेल्फलेसनेस इज द मेन क्वालिटी ऑफ अ लीडर। लेखक के अनुसार ये जो सेल्फलेसनेस है ना, सेल्फलेसनेस पता है बेटा किसको बोलते हैं? निस्वार्थ की भावना। क्या है? देखो हम लिखते जो है, मतलब अच्छा लिखना नहीं आता है हमको, पर बात हम काम की लिखते हैं, ठीक है? मतलब लिखावट जो है सस्ती हो और कलम महंगी हो, इससे बढ़िया है कि कलम सस्ती हो और लिखावट महंगी हो। ये लेकिन साथ ही एक बात ये भी है कि गांधी जी ने कहा था कि जो जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती अधूरे ज्ञान की निशानी है। खैर, ही रोट कम माई बिलॉव्ड ऑन इंडियन बैकग्राउंड, ठीक है? उन्होंने ये जो है ना कम माई बिलॉव्ड नाम की जो किताब लिखा है वो इंडियन बैकग्राउंड पे लिखा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड, लेट्स गो अहेड। अगला है ए मैरिज प्रपोजल। ए मैरिज प्रपोजल ये तुम्हारा चैप्टर है अगला वाला। ये एक ड्रामा है, इसको लिखा है एंटन चेकव ने। किसने? एंटन चेकव ने। एंटन चेकव कहां से बिलोंग करते हैं? रशिया से बिलोंग करते हैं। क्या थे वो पेशे से? तो वो एक डॉक्टर थे, और वो क्या थे? एक ड्रामेटिस्ट थे, यानी नाटककार थे। फेमस किस चीज के लिए हैं वो? तो अपनी राइटिंग्स के लिए, मतलब और क्या लिखते थे वो? तो ड्रामा लिखते थे। उन्होंने क्या लिटरेरी करियर जो शुरू किया अपना, देखे अभी मैंने फौरन सही कर लिया, कैरियर नहीं बेटा, करियर। हाँ, तो इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया कॉमिक स्केचेस लिख करके। पैदा कब हुए? 1860 में। कब डेथ हुई इनकी? 1904 में। और ये किस दौरान रहे इस दुनिया में? तो जार रूल के दौरान। जार का शासन था, जान रहे हो ना, बहुत निरंकुश शासक था वहां का, रशिया का, जान रहे हो, जो वोल्शेविक क्रांति हुई थी लेनिन के नेतृत्व में इसके बाद हुई थी, क्योंकि 1904 में तो टपक ही गए। और वोल्शेविक रिवॉल्यूशन जो हुआ था, हिस्ट्री वाले जान रहे होगे, मोनशेविक एंड वोल्शेविक रिवॉल्यूशन 1914 में। आगे चलते हैं, फेमस ड्रामेटिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी। आगे बढ़ते हैं। अरे वोल्शेविक मनशेविक नहीं समझे, वो एक्चुअली बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक हुआ। आगे चलते हैं, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी, अक्सरियत और अकलियत, ये इंग्लिश और उर्दू में भी बता दिया। उनकी किताबों की अगर बात करो तो अंकल वन्या उनकी किताबें हैं, द थ्री सिस्टर्स उनकी किताबें हैं, और अगली किताब है जिसका नाम है द चेरी ऑर्किड। ऑर्किड का मतलब होता है बागीचा। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर की बात करते हैं मेरे भाई। ये जो चैप्टर है ना तुम्हारा, ए मैरिज प्रपोजल है। ये मैरिज प्रपोजल क्या है? तो ड्रामा है। और ये जो ड्रामा है ये क्या है? ड्रामा की भी अलग अलग टाइप है। कोई ड्रामा ट्रेजेडी होता है, कोई ड्रामा कॉमेडी होता है, कोई ट्रेजो कॉमेडी होता है, कोई मास्क होता है, कोई फार्स होता है, कोई वन एक्ट प्ले होता है। ड्रामा की इतनी टाइप्स बता दी है मैंने तुमको, और ये वन एक्ट प्ले सॉरी एकांकी है। अब नाटक में और एकांकी में क्या फर्क है तो वो तो तुमको हिंदी में समझना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। इसके थीम की अगर हम बात करते हैं, लंबा चौड़ा थीम है। खैर, द मेजर थीम, हालांकि बहुत छोटा ये है कि अपने ही आदतों की वजह से दो जोड़े हैं अपनी शादी बीच में खतरे में डाल लेते हैं। फिर भी देखो मैंने क्या बढ़ा चढ़ा किया है।
द मेजर थीम ऑफ द ड्रामा इज दैट, बहुत सारे थीम हो सकते हैं, थीम बोलते हैं हिंदी में विषय वस्तु को, यानी बात कौन सी करी गई है इस चैप्टर में। द मेजर थीम ऑफ द ड्रामा इज द कोल अप्रोच टू मैरिज दैट हैज बीन कॉमन इन 19th सेंचुरी इन रशिया। रशिया में यानी रूस में शादी का जो मामला है ना वो बड़ा कोल्ड अप्रोच होता था उसको लेकर के 19वीं शताब्दी में। और ये एक बहुत ह्यूमरस ड्रामा है, मतलब हंसी दिलाने वाला, मजा दिलाने वाला, वेयर ही हैज शोन दैट, जहां उन्होंने दिखाया है कि हाउ डज द कैरेक्टर कॉज देयर ओन डिस्कम्फर्ट बट द बेस्ट थिंग इज दैट दे फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ फॉरगेट एंड फॉरगिव, कि कैसे कैरेक्टर्स जो हैं वो खुद ही अपने शादी को खतरे मतलब इसमें डाल लेते हैं परेशानी में, लेकिन बावजूद उसके एक चीज है जो अप्रिशिएट करने वाली है, इसमें काबिल तारीफ है कि इसके जो कैरेक्टर्स हैं ना, जिस प्रिंसिपल पे अपनी जिंदगी गुजारते हैं, अगर उस पे सब गुजारे तो पूरी दुनिया जो है खुश रहे। वो क्या है? फॉरगेट एंड फॉरगिव, भूल जाओ माफ कर दो। देखोगे दोनों कैरेक्टर बार बार भूल जाता है, माफ कर देता है, फिर से वही प्यार मोहब्बत शुरू, फिर झगड़ा किया कोई बात नहीं, साथ रहेंगे होएगा, फिर भूल जाएंगे, फिर माफ कर देंगे, फिर साथ में आगे चलो। तो ऐसे अगर सब अपनी अपनी लाइफ में हो जाए तो क्या ही अच्छा हो। आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ तो ये होता है हम उसको अरे पूछते नहीं हम ऐसे बंदे को, खैर और वही कभी उसके लिए जान देता था। ठीक है, हम भी दिखावेंगे, ऐसा चलता है और देर तक चलता है, यहां देर तक नहीं चलता है, फौरन। अच्छा 3 कैरेक्टर है, नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, हमको भी मजा आता है इसके नाम में। खैर हर एरिया का अपना अलग अलग नाम होता है। लोमोव, क्या है? चुबुकोव और कौन है? नटालिया। लोमोव 35 साल का लड़का है जो हाइपोकॉन्ड्रिक है। हाइपोकॉन्ड्रिक का मतलब है जिसको बीमारी होती नहीं है लेकिन उसको लगता है कि वो बीमारी है हमेशा। चुबुकोव जमीन मालिक है, लोमोव भी जमीन मालिक है। ये जो चुबुकोव है ना, ये ससुर है किसका? लोमोव का होने वाला। नटालिया का बाप है ये। नटालिया कौन है? तो चुबुकोव की बेटी है, 25 साल की लड़की है ये। कुछ स्पेशल बताते हैं इसके बारे में। इस ड्रामा में टोटल सीन कितना है बेटा? तो टोटल सीन 7 है, 5 इधर 2 इधर, 7। टोटल कैरेक्टर्स कितने? 3 है इसमें, मतलब 7 सीन और 3 कैरेक्टर। आगे बढ़ते हैं, कुत्तों की बात करते हैं ड्रामा में। कुत्तों मतलब ये जो कुत्तों हैं ड्रामा में, लोमोव के कुत्ते का नाम गेस है, 125 रूबल का कुत्ता था। नटालिया के कुत्ते का नाम लीप है जो 85 रूबल का था। रूबल वहां रशिया की करेंसी है। वैसे कुत्तों को तुम ऐसा नहीं बोल सकते, इसलिए नहीं बोल सकते, इन लोगों की वैल्यू बढ़ गई है। अब जो है जो मैम लोग हैं वो कार में भी घुमाने लगी हैं, बहुत सारी का तो देखा मैंने, वो बेड पे भी सुलाने लगी हैं, तो कुत्तों की वैल्यू बढ़ गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स की बात करते हैं। ठीक है, द 3 कैरेक्टर्स ऑफ ए मैरिज प्रोपोजल आर, ए मैरिज प्रोपोजल के जो 3 कैरेक्टर हैं, है ना, वो क्या बोलते हैं? लोमोव, चुबुकोव और नटालिया हैं। लोमोव इज अ मैन ऑफ 35 बट नटालिया इज ऑफ 25। लोमोव 35 साल का लड़का है पर नटालिया 25 साल की है। लोमोव इज अ मैन ऑफ हाइपोकॉन्ड्रिक नेचर। लोमोव हाइपोकॉन्ड्रिक नेचर का बंदा है, मतलब वो बीमारी उसको कम रहती है और वो जो है ना क्या बोलते हैं, शो ज्यादा करता है। आगे देखो, लोमोव किससे ब्याह करना चाहता है? नटालिया से, चुबुकोव की बेटी से। गट से छोकड़े में एकदम गेट में एंट्री मारता है, घर पे सीधा पड़ोस में ही सी, वो भी। लोमोव wants to marry Natalia. लोमोव himself goes to Chubukov house. लोमोव खुद से चुबुकोव के घर में जाता है with his marriage proposal, अपना रिश्ता लेके। तुम लोग भी ट्राई करना, अगर कोई पसंद है उसके घर चले जाना, साफ दिल के हो, है ना। तो जो साफ दिल का होता है वो अपने दिल की बात जाके कह देता है, समझे बेटा? तुम भी कह देना, लाठी का इंतजार भी कर लेना। नटालिया इज द डॉटर ऑफ चुबुकोव। नटालिया चुबुकोव की बेटी है। लोमोव कैसे टेम्परामेंट का बंदा है? तो नर्वस टेम्परामेंट का बंदा है। दोनों के बीच में किस चीज को लेके झगड़ा हो जाता है? तो ऑक्स मीडो, घास के मैदान को लेकर के, वही डिस्प्यूटेड है, उसी पे झगड़ा चल रहा है। लोमोव धमकी देता है। कौन धमकी देता है कि हम कोर्ट में ये मैटर ले जाएंगे? तो लोमोव धमकी देता है इस बात का।
अच्छा, लोमोव के कुत्ते का नाम क्या है? गेस है। और नटालिया के कुत्ते का नाम लीप है, याद रखोगे। अच्छा, लोमोव के अकॉर्डिंग ये जो कुत्ता है, क्या बोलते हैं, लीप जो कुत्ता है ना, वो क्या है? पग जॉड है। पग जॉड का मतलब समझ लो क्या होता है। पग जॉड का मतलब होता है जबड़ा ऊपर नीचे का, छोटा बड़ा होना। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्या है? चुबुकोव कॉल्स हिज डॉटर नटालिया लव सिक कैट, मतलब प्यार में बीमार बिल्ली। अपनी बेटी को खुदे कहता है बुढ़ाऊ। कहा है कि देखता है कि बार बार झगड़ा करके ही भगा देती है उसको, और फिर से कहा होता है कि फिर से वो जो है उसको हिस्टीरिया पकड़ लेता है, फिर से बुलाती है कि अरे अरे कहाँ है, इसको बुलाओ, लोमोव को बुलाओ। बुढ़ाऊ सोचता है बीच में खामा काम पड़ रहे हैं। हाँ बताओ, ये छोकरी खुद ही बार बार इसको बुला रही है और हमको जो है क्या बोलते हैं बीच में फंसा दे रही है। तो मैं तो यहाँ पे मतलब जो है उल्लू हूं ना, जो मैं यहाँ पे बार बार आ रहा हूँ। खैर वो समझ जाता है कि लगता है कि ये दोनों वही वही दो जिसमें एक जान वाला मामला है। लास्ट में बुढ़ऊ जो है निकल जाता है वहां से, दोनों कहता है तुम इधर आओ रे, तुम इधर आओ। दोनों एक दूसरे को गले लगा, चलो तुम दोनों का ब्याह हुआ, शैंपेन लाओ। बुढ़ऊ बाहर जाता है और बेटी को भड़क के कहता है लव सिक कैट, प्यार में बीमार बिल्ली। आगे चलो। ऑल द गेट्स सॉरी एट लास्ट, अंत में चुबकोव गेट्स नटालियाज हैंड, अंत में चुबुकोव नटालिया का हाथ लोमोव के हाथ में दे देता है। ठीक है प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको शॉर्ट नोट्स की ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि क्या आप पोइट्री की भी चाहते हैं, स्टोरी ऑफ इंग्लिश की भी चाहते हैं। अगर ये सेशन पसंद आया तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन की प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। हम अगले दिन पोइट्री का और उसके अगले दिन स्टोरी ऑफ इंग्लिश का भी लेकर आएंगे। लेकिन अगर आप इस सब चीज़ से फ्री होना चाहते हैं, आपके पास अगर सिर्फ 90 मिनट भी है, तो आप जुड़िए एग्जाम मंथन से, जिसमें 90 मिनट का हिंदी और 90 मिनट का उर्दू का कोर्स फ्री दे रहे हैं। और एक लाइन में अगर इस कोर्स के बारे में बताएं तो बस ये समझो कि इसमें ये बताया गया है कि अगर एग्जाम में केस क्वेश्चन ना भी आए तो भी हम पूरा लिखकर कैसे आएंगे। कंप्लीट ट्रिक और टैक्टिक्स पे बेस्ड क्लास है ये। 199 फीस है 2 सब्जेक्ट की, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। कोई प्रॉब्लम हो इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप करिए। एग्जाम बाद भारत का नंबर 1 स्पीकिंग कोर्स, डायमंड स्पीकिंग कोर्स, जुड़िए। 50% डिस्काउंट पे आपका एडमिशन होगा। ये 1 टाइम फीस है, कोई ये मंथली फीस नहीं है। 1 टाइम स्पोकन फीस जो 499 लगती है, आपको इसमें भी 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको इंग्लिश स्पीकिंग की 10 किताबें हम फ्री में देंगे, और साथ में आप सारे बच्चों के साथ प्रिविलेज है, इसमें यूट्यूब के भी स्टूडेंट हैं, कि अगर आपका जानने वाला कोई भी स्टूडेंट हो, आपका जूनियर, जो ओके इंग्लिश एकेडमी को बहुत बाद में चूंकि आप जाने, तो वो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स रहते हैं कि सर मुझे बहुत बाद में इस चैनल के बारे में पता चला, बट लास्ट टाइम आते आते सबको मालूम पड़ ही जाता है। तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके जूनियर्स हैं तो उनको इधर उधर ना भटकने दें, उनको भेजिए आप। उनका एडमिशन सिर्फ 399 में होगा, भले ऐप पर 499 फीस है। अगर डायरेक्ट एडमिशन लेंगे तो 499 उनको ऐप पे लगेगा ही, बट अगर आपका रिकमेंडेशन हो तो हम 399 में आपके छोटे भाई बहन, आपके जूनियर्स का एडमिशन करवाएंगे। चलो, ऑल द बेस्ट। हमने अपने हेल्प एंड सपोर्ट टीम से कह दिया है कि पुराने स्टूडेंट के रिकमेंडेशन पे ये फीस ले लेनी है। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट एंड वंडरफुल डे। मुलाकात होती है फिर अगली वीडियो में।